कहानी की शुरुआत में हमें एक नरेटेड वॉइस बताती है कि इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दो तरीके के कल्ट पाए जाते हैं। एक जो सही मेथड को प्रैक्टिस करता है गुडनेस और मेडिटेट करके और अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करता है नेचुरल स्पिरिट्स को यूज करके। वहीं दूसरी तरफ मौजूद है बुरे लोग जो कि इविल मेथड को प्रैक्टिस करते हैं और वो अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने के लिए ब्लड और ऐसी ही अलग अलग खतरनाक चीजों का यूज करते हैं। इन इविल और गुडनेस के कल्ट के बीच में हमेशा फाइट होती रहती है। 100 साल पहले इन्हीं इविल कल्ट वाले लोगों ने काफी सारे सेक्ट्स पर अटैक करना शुरू कर दिया था। तो अपने वर्ल्ड को इतने बड़े डेंजर में देखने के बाद किंग यून सेक्ट के ग्रैंड मास्टर टियान चेंगजी जेड डायनेस्टी का नेतृत्व करते हैं ताकि वो अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उस कल्ट के साथ डिफीट कर सके, सारे अच्छे कल्टीवेटर्स को आगे बढ़ा सके जो कि नेचुरल स्पिरिट्स का यूज करते हैं। 100 सालों के शांति के बाद किसे पता था कि इविल कल्टीवेटर जिस बीड की हेल्प से अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करते हैं, जिसका नाम ब्लड स्ट्राइकिंग बीड है, वो मॉडर्न वर्ल्ड में कहीं खो जाएगा और शांति से भरी दुनिया में कहीं एक तूफान मचना शुरू हो जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दो छोटे छोटे बच्चों को दिखाया जाता है जिसमें एक का नाम जियाओ फेन और दूसरे का नाम लिन जिंगी है। ये दोनों ही बच्चे अपनी लकड़ी की स्वॉर्ड से एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे और इस फाइट में हमारा श्याओ बार बार हार रहा था, पर इसके बावजूद भी वो अपनी हार नहीं मानता और 98 टाइम बार वो लिन जो की स्ट्रेंथ में उसे काफी ज्यादा है उसको फिर से फाइट के लिए चैलेंज करता है और फिर से बार बार हार जाता है। ये देखने के बाद बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे, पर ये एक फ्रेंडली फाइट होने की वजह से कोई भी सीरियस नहीं होता। पर फाइट करते करते वो सभी एक टेंपल के अंदर पहुंच जाते हैं। लगातार फाइट करने की वजह से लिन श्याओ को बोल रहा था कि उसे फाइट को रोक देना चाहिए और अपनी हार मान लेनी चाहिए, पर श्याओ हार मानने के मूड में नहीं था और ये देखते ही देखते लिन उस फाइट को इंटेंस कर लेता है, जहाँ वो अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उसकी गर्दन तोड़ने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एक मॉन्क आते हैं जो कि उसकी बॉडी के कुछ नर्व्स को चेक करके उस बच्चे को होश में ले आते हैं क्योंकि उसकी आंखें काफी ज्यादा रेड हो चुकी थी। इसके बाद वो दोनों बच्चे अपने घर चले जाते हैं, जहाँ रात में श्याओ की मॉम उसे उस मॉन्क को खाना देने के लिए कहती है, तो वो अकेले ही दौड़कर वहाँ से जाने लगता है। इधर दूसरी तरफ मॉन्क को भी पता लग गया था आसपास के खतरे का, तो जब वो बाहर निकल के देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि लिन को एक शैडो अपने साथ लेके जा रही है। तो मॉन्क उसे प्रोटेक्ट करते हुए उस शैडो के साथ फाइट करने लगते हैं, जहाँ उन्हें पता लग गया था कि ये शैडो असल में एक स्ट्रेंज मास्क मैन का है जो कि एक इविल कल्ट का मेंबर है और इसके पास काफी खतरनाक इविल टेक्निक्स हैं, जिसका यूज करते हुए वो मॉन्क से अपनी वो बीट मांग रहा था। मॉन्क समझ जाते हैं कि इस स्ट्रेंज पर्सन का शुरू से ही टारगेट हमारा मॉन्क है, पर मॉन्क काफी ज्यादा घायल होने की वजह से अपनी काफी पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए उस स्ट्रेंज मैन को वहाँ से भगा देते हैं। मास्क मैन और उस मॉन्क की फाइट दूर से हमारा श्याओ देख रहा था और मॉन्क के अपने इतने एक्सट्रीम स्पिरिचुअल पावर यूज करने की वजह से वो भी बेहोश हो गया था। इसलिए मॉन्क उन दोनों बच्चों को साथ में लेकर खुद अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें ये पता लग जाता है कि वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकते और उन्हें जल्दी ही एक ऐसा डिसेंडेंट ढूंढना होगा जिसके हवाले वो उस बीट्स को कर सके। श्याओ हमले की वजह से बेहोश हुआ था, तो ये देखकर मॉन्क उसे हील करते हुए पूछ रहे थे कि वो यहाँ क्या करने आया है। श्याओ के बताने पर कि वो खाना देने आया है, मॉन्क समझ जाते हैं कि ये डेस्टिनी है कि अगर वो अपनी पावर किसी को हैंडओवर करे तो वो श्याओ को। तो मॉन्क छोटे श्याओ से काफी सीरियसली पूछते हैं कि क्या तुम बुद्धा टेक्निक को सीखना चाहते हो और स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो। लिटिल श्याओ बिना सोचे समझे हाँ कर देता है। तो मॉन्क उसे सारे रूल समझा रहे थे कि जो टेक्निक्स मैं तुम्हें सिखाऊंगा उसके बारे में तुम किसी को भी नहीं बताओगे, तुम्हारे पेरेंट्स को भी नहीं, और इसे तुम सिर्फ रात में प्रैक्टिस करोगे और जब तक तुम्हारी जान पर ना आ जाए तब तक तुम इस पावर को यूज भी नहीं कर सकते। क्या तुम्हें मेरी बात अच्छे से समझ आ गई? तो हमारा लिटिल श्याओ यस कहता है। इसके बाद मॉन्क श्याओ को एक बीट पकड़ाते हैं और ये वही ब्लड स्ट्राइकिंग बीट है। अब इसके बाद मॉन्क श्याओ को ऑफिशियली अपना स्टूडेंट बनाते हुए उसे अपने साथ टेंपल के अंदर ले जाते हैं ताकि वो उसे अपने टेक्निक सिखा सके। यहाँ मॉन्क श्याओ से ये भी कहते हैं कि कभी उस बीट की वजह से अगर श्याओ को किसी मुश्किल का सामना करना पड़े तो उसे किसी गोस्ट डॉक्टर को ढूंढना है और उन्हें जाकर बताना है कि उसे मॉन्क फूजी ने भेजा है टियानियन टेंपल से, और जब हमारा श्याओ बड़ा हो जाए और उसे लगे कि हाँ वो इस बीट को संभाल सकता है तो इसे ले जाकर किसी क्लिप से नीचे फेंक दे। छोटे श्याओ को भी ये सारी बातें समझ नहीं आ रही थी, बस उसे इतना पता था कि मास्टर ने जो बोला है उसे वो फॉलो करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दोनों बच्चों की ही आंखें खुलने पर जब अपने गाँव में वापस जाते हैं तो वहाँ का नजारा देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ उनका कोई भी अपना जिंदा नहीं बचा था और ये देखकर वो दोनों ही बच्चे काफी बुरी तरीके से टूट जाते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें लेने के लिए एक मास्टर आता है जो कि उन्हें अपने साथ किंग यू सेक्ट लेकर आने वाला था। रास्ते में उनकी मुलाकात वहाँ पे गार्डियन स्पिरिट से हो जाती है। ये 1000 सालों से उस सेक्ट की रक्षा कर रहे हैं और इन्हें वाटर किंग के नाम से जाना जाता है। इनके सेंस करने की पावर इतनी ज्यादा अमेजिंग है कि वो श्याओ के पास से आ रही इविल एनर्जी को सेंस कर लेते हैं। बच्चे डर गए थे पर मास्टर उन्हें लेकर टेंपल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ किंग यून सेक्ट के हेड दाओ शुआन और साथ ही वहाँ पर और भी काफी सारे सेक्ट लीडर मौजूद थे जो कि इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे श्याओ और लिन के सारे फैमिली मेंबर्स समेत गाँव वालों को पूरी तरीके से मार दिया गया। यहाँ सभी एल्डर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि क्यों ना लिन और श्याओ को
अलग अलग सेक्ट को दे दिया जाए ताकि वो उन्हें अपनी अपनी टेक्निक सिखा सके। जहाँ दाजू सेक्ट को शाओ मिलने वाला था और लोंगशाओ सेक्ट को लिन, क्योंकि दोनों ही सेक्ट को लिन चाहिए था, इसलिए वो सभी शाओ को लेकर लड़ाई करने लगते हैं। क्योंकि इंसेक्ट मास्टर के अकॉर्डिंग लिन की मार्शल आर्ट टेक्निक काफी ज्यादा अमेजिंग है और शाओ ने तो अभी तक शुरुआत भी नहीं की, इसलिए वो आगे चल के काफी वीक बनने वाला है। पर दाओ शुआन के फाइनल डिसीजन के बाद उन सभी को मानना ही पड़ता है। यहाँ ये दोनों बच्चे अपसेट हो गए थे, लेकिन अपनी डेस्टिनी को मानते हुए वो अपने सफर पर आगे बढ़ जाते हैं। दाजू सेक्ट के बड़े बड़े स्टूडेंट हमारे छोटे से स्टूडेंट को देखकर उसके साथ मस्करी कर रहे थे, पर पहले से ही अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को खोने के बाद यहाँ वो अकेला फील करते हुए ऐसा सोचने लगता है कि वो लोग उसे बुली कर रहे हैं। जहाँ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे लिंग आ जाती है, जो कि सेक्ट लीडर की बेटी है। सीनियर शोंग और सेक्ट लीडर्स के वहाँ आने के बाद बच्चे एक एक करके शाओ से खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, पर वो काफी ज्यादा गुस्से का तेज था और ये देखकर सेक्ट लीडर को उस पर गुस्सा आ रहा था और वो उनके रवैये से झलक भी रहा था। खाने की टेबल पे हमारी लिंग अनाउंस कर देती है कि आज से शाओ उसके छोटे भाई जैसा है, इसलिए कोई भी उसे परेशान न करे। पर वहाँ के स्टूडेंट्स इतने ज्यादा अच्छे थे कि वो खुद शाओ को अपने छोटे भाई के तौर पे रख लेते हैं। रात में शाओ उस बीट को देखते हुए मास्टर की बात को याद करता है, जिन्होंने उसे कहा था कि डेली उसे इस बीट के साथ थोड़ा थोड़ा कल्टीवेशन करना है, वो भी सबसे छुप के रात को। तो शाओ उस मॉन्क की बात को मानते हुए वही कर रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग लिंग और शाओ की काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और यहाँ लिंग अपने पेट सूबी से भी उसे इंट्रोड्यूस कराती है, जो कि एक फ्लफी सा डॉग था। इसके बाद सीनियर डैरेन उन्हें बैम्बू फॉरेस्ट लेकर जाते हैं प्रैक्टिस कराने के लिए। लिंग को इजिली बैम्बूस को कट करता देखकर हमारे शाओ को लगता है वो भी कर लेगा। जब उससे नहीं हो पाता तो सीनियर डैरेन उसे समझाते हैं कि एक खास तरीके का बैम्बू है, जिसे कट करना अगर वो सीख ले तो उनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो शाओ अपनी फाउंडेशन को इंक्रीज करने के लिए डेली उस बैम्बू फॉरेस्ट में जाकर कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था। इन मेथड्स को प्रैक्टिस करते करते हमारा लिटिल शाओ बड़ा हो जाता है। काफी सालों की प्रैक्टिस की वजह से अब हमारा शाओ काफी इजिली उन बैम्बूज को कट कर पा रहा था। लिंग अभी तक हमारे शाओ के साथ थी और उसका साथ दे रही थी। इसके बाद सीनियर डैरेन उन सभी बच्चों की प्रैक्टिस करवा रहे थे, उनकी आपस में फाइट करवा के, जहाँ सभी बच्चे अपनी स्पिरिट पावर का यूज कर पा रहे थे। पर हमारा शाओ इन सब में सबसे पीछे था, क्योंकि वो अभी तक अपनी स्पिरिट पावर को अनलिश नहीं कर पाया। जहाँ सारे बच्चों से मोटिवेट करते हैं और उनकी मोटिवेशन में आकर हमारा शाओ फटाफट वहाँ पे कल्टीवेशन करने बैठ जाता है और उसने इस बार थोड़ा इम्प्रूव कर लिया था। पर सेक्ट लीडर अभी भी उसे काफी ज्यादा चिढ़ते थे और ये बात शाओ को थोड़ी बुरी लगती थी। शाओ के प्रैक्टिस करने के दौरान एक छोटा सा मंकी आकर उसे इरिटेट करने लगता है और ये देखकर जनाब को गुस्सा आ रहा था। इसके बाद हमें स्वॉर्ड वैली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन काफी अच्छा प्रैक्टिशनर बन गया था। उसकी मार्शल आर्ट स्किल्स पहले से ही काफी ज्यादा अमेजिंग थी, पर सेक्ट में मौजूद स्वॉर्ड मेथड्स को प्रैक्टिस करने की वजह से वो अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाता है। बच्चे इसीलिए उसके साथ फाइट में हार जाते हैं। इसके बाद हमें शाओ और लिंग को दिखाया जाता है, जो उसी मंकी के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि अब की अगर वो मिला तो वो लोग उसके मिलकर पकड़ेंगे। पर वो मंकी तो इतना ज्यादा चालाक था कि उनके हाथ से खाना छीन कर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। लाख कोशिश करने के बावजूद भी उनके लिए उसे पकड़ना मुश्किल हो रहा था और ये देखकर लिंग तो जोश में आ जाती है कि अब तो वह उसे पकड़ के रहेगी और इसी चक्कर में वो खाई में गिर जाती है। शाओ उन दोनों को ढूंढते ढूंढते क्लिफ से नीचे उतरता है, जहाँ उसके हाथों में चोट लग गई थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसकी वो ब्लड स्ट्राइकिंग पिल एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। एक लेक के पास जाकर उसकी एनर्जी काफी ज्यादा डाउन हो गई थी और वहाँ उसे लिंग बेहोश हालत में मिलती है। वो उसे संभालते हुए उस मंकी को भी हैंडल करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे बचाते हुए वो भी पानी में जाना शुरू कर देती है। शाओ जब काफी ताकत लगाकर उस पिल को रोकने की कोशिश कर रहा था तो वो उसे खींचते हुए पानी के अंदर चली जाती है। ये बीट पानी के अंदर एक स्टिक के साथ मर्ज हो गई थी, जिससे काफी ज्यादा एक्सट्रीम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होने लगती है और इस एनर्जी की वजह से हमारा शाओ बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने सेक्ट मास्टर थे, जो कि उसे डांट रहे थे उस फॉरेस्ट में जाने के लिए। उनके वहाँ से जाने के बाद वो छोटू सा मंकी वहाँ आ जाता है, जो उसकी स्टिक के साथ खेल रहा था और ज़ूबी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। यहाँ लिंग को वो मंकी बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, पर शाओ को वो मंकी इतना ज्यादा अच्छा लगा था कि वो उसे अपना पेट बना लेता है और एक क्यूट सा नाम देता है ज़ूकी। इसके बाद रात में जब शाओ उसी मेथड को प्रैक्टिस करता है जो कि वो हर रात को कर रहा था, तो इस बार उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट नजर आती है। दूसरी तरफ लिन को दिखाया जाता है, जो कि काफी हार्ड प्रैक्टिस कर रहा था। उसके मास्टर आकर उसे एक टेक्निक सिखाते हैं जो कि शांत माइंड के साथ करना था। साथ ही वो उसे अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड देते हुए कह रहे थे कि उसे एक ऐसी टेक्निक परफॉर्म करनी है जिसकी वजह से मास्टर को पता लग सके कि हाँ वो इस ड्रैगन स्वॉर्ड को डिजर्व करता है। तो लिन उस स्वॉर्ड की हेल्प से एक ऐसे मेथड को प्रैक्टिस कर रहा था जिससे वहाँ पर एक ड्रैगन स्पिरिट अपीयर हो जाती है। ये देखकर लिन के मास्टर उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे, इसलिए उसके मास्टर उसे डिवाइन थंडर पावर को एब्जॉर्ब करना सिखाने लगते हैं। पर थंडर एनर्जी को रिलीज होता देखकर लिन की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं और वो उस सदमे से बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हमें शाओ और लिंग को दिखाया जाता है। उनकी बॉन्डिंग इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी कि हमारे शाओ ने लिंग के लिए एक बांसुरी बनाई थी, पर वो पूरी ना होने की वजह से वो उसे नहीं दिखाता और एक दूसरे के साथ इसी नोकझोंक की वजह से वो दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। पर तभी वहाँ सीनियर डैरेन आकर उन्हें बताते हैं कि स्वॉर्ड वैली से 2 स्टूडेंट आए हैं। ये 2 स्टूडेंट और कोई नहीं बल्कि लिन और उसके सीनियर थे, जो कि दाजू सेक्ट को ये इन्फॉर्मेशन देने आए थे कि आगे होने वाले सेक्ट कॉम्पिटिशन के दौरान सेक्ट
सेक्ट के कुछ रूल्स को चेंज कर दिया गया है। यहाँ जब शाओ आता है तो वो लिन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो उसे लिंक से भी इंट्रोड्यूस कराता है। इसके बाद दोनों दोस्त अपने बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए लकड़ी के स्वॉर्ड से फिर से फाइट करना शुरू कर देते हैं, ये देखने के लिए कि कौन कितना बेहतर हुआ है। फाइट के दौरान फिर से हमारा लिन शाओ पर भारी पड़ रहा था और जब लिन ये नजारा देखती है तो वो गलत समझ लेती है लिन को। वो सोचती है कि शायद वो उसका दुश्मन है, इसलिए वो भी फाइट मोड में आकर उसके साथ फाइट करने लगती है, जिसकी वजह से अब लिन भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। शाओ तो उन दोनों को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था। फाइट के इंटेंस होते ही वहाँ पर सेक्ट लीडर आ जाते हैं, जिसके बाद सीनियर को उससे माफी मांगनी पड़ रही थी। साथ ही वो लिन को भी मना लेते हैं ताकि वो उससे माफी मांग सके। शाओ भी उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था पर सब लोग उससे नाराज हो जाते हैं। यहाँ रूठी हुई लिन को मनाने के लिए सीनियर, जो कि लंबे समय से उसे पसंद कर रहा था, वो उसे एक पर्ल गिफ्ट करता है और उन दोनों को ऐसे आपस में बात करता देखकर शाओ को जेलसी हो रही थी और ये बात लिन नोटिस करके उसे छेड़ना शुरू कर देता है। इसके बाद लिन शाओ को होने वाले सेक्ट कंपटीशन के बारे में बता रहा था, जिसे मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट के तौर पे जाना जाता है। इस कॉन्टेस्ट में सभी सेक्ट के कुछ डिसाइपल्स पार्टिसिपेट करके आपस में फाइट करके ये डिसाइड करते हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है और किसके सेक्ट के स्टूडेंट ज्यादा अमेजिंग है। लिन वहाँ से जाते हुए शाओ को भी पार्टिसिपेट करने का बोल रहा था। रात में शाओ इसी बारे में सोच रहा था कि उसके पास लिंग आ जाती है, ये कहते हुए कि तुम जब चाइल्डहुड में इतना ज्यादा बुली होते हुए आ रहे हो तो मैं नहीं चाहती कि तुम आगे भी हो, इसलिए वो अपने सेक्ट की सबसे पावरफुल टेक्निक को चोरी करके लाती है ताकि वो उसे शाओ को सिखा सके। शाओ का तो दिल नहीं कर रहा था, पर लिंग उसे जेलस करते हुए उस पर्ल के बारे में बोलकर वहाँ से निकल जाती है, जिससे शाओ को पता था कि वो वीक है। इस वजह से वो ना तो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है और ना ही लिंग को। तो खुद के साथ थोड़ी सी बहस करते हुए वो फाइनली रेडी हो जाता है उस टेक्निक को मास्टर करने के लिए। इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने की वजह से हमारा शाओ अपने स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से काफी दूर तक के पत्थर को डिस्ट्रॉय कर पा रहा था। यहाँ उसे ये भी पता लग जाता है कि ये मेथड वो जो हर रात को प्रैक्टिस करता है उसके जितना ही सिमिलर है, पर उससे ज्यादा इफेक्टिव है। इसके बाद लिन को फूड रूम से थोड़ी सी आहट सुनाई देती है। वहाँ जाकर चेक करने के बाद उसे पता लगता है कि एक सीनियर जो कि 6 साल पहले वहाँ से चले गए थे, वो वहाँ आ गए हैं एक नए मेथड को प्रैक्टिस करके, जिसमें वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। ये देखकर शाओ को खुद पे डाउट होने लगता है कि क्या उसे उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना भी चाहिए, पर वो सीनियर उसे मोटिवेट कर देते हैं कि अगर वो कर सकता है तो शाओ भी कर सकता है। दूसरी तरफ लिन के पास मास्टर्स के सभी खतरनाक टेक्निक सीखने के बाद बच्चे को उससे जेलसी हो रही थी। मास्टर भी आकर लिन को फुल सपोर्ट कर रहे थे। इसके बाद हमें दाओ शॉन को दिखाया जाता है, जो अपने एंसेस्टर्स के सामने खड़े होकर ये कह रहा था कि सालों पहले उन्होंने ये जेड डायनेस्टी क्रिएट की ताकि वो गुड और इविल के खिलाफ फाइट कर सके, पर इतने सालों में उनके रूल्स इतने ज्यादा चेंज हो गए हैं कि अब सेक्ट लीडर्स एक दूसरे से ही फाइट करना शुरू कर चुके हैं और उन्हें ये काफी गलत लगता है और वो चाहते हैं कि ये चीजें सही हो जाए। दूसरी तरफ दाजो सेक्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बच्चे अपना अपना मैजिक वेपन दिखाते हुए कह रहे थे कि वो कॉन्टेस्ट में इसके जरिए पार्टिसिपेट करने वाले हैं। शाओ भी वहाँ उसी स्टिक के साथ आया था, तो लिंक को उसकी फिक्र होने लगती है, इसलिए वो उसे एक स्वॉर्ड पकड़ाते हुए कहती है कि वो इसके सहारे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगा। उन सभी को एयर के रास्ते जाना था, पर हमारे शाओ को तो उड़ना नहीं आता, इसलिए वो डैरन के साथ जाने लगता है। जहाँ जब उसकी नजर पड़ती है लिंक पर, तो वो उसे देखते देखते नीचे गिरना शुरू हो गया था, पर लिंक उसे अपने कपड़े की हेल्प से बचा लेती है और वो इस बात से खुश हो जाता है। वहाँ पर काफी सारे सेक्ट के और भी स्टूडेंट्स आए हुए थे और ये देखकर शाओ को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। इसके बाद हमें सभी पीक के एल्डर्स को दिखाया जाता है, जो बैठकर वहाँ पर मीटिंग कर रहे थे। इस तरीके की सेक्ट कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करने का एक मेन मकसद ये है कि उन्हें इविल के खिलाफ फाइट करने के लिए काफी अच्छे स्टूडेंट्स की जरूरत होती है और इस बार भी वो लोग जीतने वाले कुछ स्टूडेंट्स को ब्लड रिफाइनिंग हॉल भेजेंगे, क्योंकि वहाँ के स्टूडेंट्स वीक हो गए हैं तो उनसे फाइट करना इजी होगा। उनके डिस्कशन के साथ सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हमें शाओ को दिखाया जाता है, जो अपने मंकी को पकड़ रहा था और बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि ये कॉन्टेस्ट में भी अपने साथ अपने पेट को लेकर आया। ड्रैगन स्वॉर्ड वाले के स्टूडेंट्स आते हैं, जहाँ सीनियर की को देखने के बाद हमारी लिंक काफी ज्यादा शर्मा रही थी और वही लिन जब जाकर शाओ से मिलता है तो दोनों को ही पता लग गया था कि दोनों की ही पावर थोड़ी सी इंक्रीज हो चुकी है, तो वो दोनों इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं। इधर हमें जुकी को दिखाया जाता है, जो अपने पीछे एक जेंग नाम के बंदे को दौड़ा रहा था। शाओ को कुछ भी समझ नहीं आता, पर जेंग उसे खुद से इंट्रोड्यूस कराते हुए बताता है कि उसके पास जो मंकी है ना, वो 3 आई मंकी है और ये एक स्पिरिचुअल बीस्ट में कन्वर्ट हो सकता है। शाओ को तो उसकी बातें बकवास लग रही थी, पर जेंग कहता है कि क्या तुम मुझे ये मंकी सेल कर सकते हो, मैं तुम्हें कुछ भी देने को तैयार हूँ। पर शाओ को कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी सभी बच्चों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए वहाँ पर एक अमेजिंग सी स्वॉर्ड सेरेमनी होती है और इतनी सारी एनर्जी की वजह से हमारे लिन की स्टेक काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रही थी और उसकी पावर का इविल ऑरा फील करने की वजह से वहाँ पर वाटर किंग आ जाता है, जिसे दाओ शॉन अपनी पावर की हेल्प से वापस भेज देते हैं। बच्चों को लग रहा था कि ये भी एक तरीके का स्टंट है। इसके बाद ड्रैगन स्वॉर्ड वाले के एल्डर आकर अनाउंसमेंट कर रहे थे कि विनर को क्या दिया जाएगा। ये एक तरीके का मैजिक वेपन मिरर था, जिसे देखकर हमारे शाओ को लगता है कि ये तो नॉर्मल
नॉर्मल मिरर है, पर जेंग उसे समझाता है कि एक तरीके का मैजिक वेपन है जो अपने ओपोनेंट के अटैक को रिवर्स कर सकता है। इसके बाद एल्डर्स कुछ नंबर्स के साथ बच्चों को बता रहे थे कि जिन्हें भी ये नंबर मिलेगा वो रैंडमली इसे पिक कर ले, तो फर्स्ट वन की फाइट लास्ट वन के साथ होगी और सेकंड वन की फाइट सेकंड लास्ट वन के साथ होगी। इसके बाद वो सभी नंबर्स को थ्रो कर देते हैं जिसे बच्चे रैंडमली पिक कर लेते हैं और सबसे लास्ट में एक बॉल बच गई थी और वो हमारे शाओ को मिल जाती है। एल्डर नंबर 1 को अरीना में आने के लिए कह रहे थे और ये और कोई नहीं बल्कि हमारा शाओ होने वाला था, पर उसका ओपोनेंट जो कि 64 नंबर पे था वो तो आया ही नहीं होता। इसलिए अल्टीमेटली हमारे शाओ को विनर घोषित कर दिया जाता है। ये देखकर उसके सेक्ट के लीडर काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद अलग अलग सेक्ट के बीच में फाइट होती है जहाँ लिन भी विनर बन चुका था। इसके बाद फाइट के लिए सन पीक से शेंग को बुलाया जाता है जिसकी ओपोनेंट होने वाली थी हमारी लिंक। बच्चे उस बंदे को लेकर काफी ज्यादा नर्वस हो रहे थे क्योंकि ये आज तक 3 सालों में एक भी फाइट नहीं हारा, पर लिंक को खुद पे पूरा भरोसा था कि वो इसे हरा देगी। इसके बाद अरीना में लिंक और शेंग को फाइट करते हुए दिखाया जाता है जहाँ शेंग लिंक पर भारी पड़ रहा था, वो अपने पत्थरों से उसे पूरी तरीके से कवर कर देता है। यहाँ लिंक को हारता देखकर शाओ को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, पर दूसरी तरफ जेंग उसे अच्छे से मैच को देखने नहीं देता क्योंकि उसे किसी भी हालत में शाओ से वो 3-आइड मंकी चाहिए थी। शाओ से इग्नोर करते हुए लिंक के कंपटीशन में ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था। तभी शाओ की स्टिक एक्टिवेट होकर अपनी पावर रिलीज करती है जिसकी वजह से लिंक के आसपास मौजूद पत्थर टूटकर बिखर जाते हैं और उसके बाद वो वापस शेंग के साथ फाइट करने में जुट जाती है जहां उसके अटैक के साथ साथ यहाँ पे शाओ की स्टिक भी उसका सपोर्ट कर रही थी, जिस वजह से शेंग ज्यादा देर तक उसके सामने टिक नहीं पाता और लिंक जीत जाती है। दूसरी तरफ जेंग उस मंकी को हासिल करने के लिए हमारे शाओ के हाथ में एक अडल्ट मैगजीन पकड़ा देता है जिसे शाओ लिंक से छुपाने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहा था कि तभी अरीना में एंट्री होती है एक खूबसूरत सी लड़की शाओ सूपी की लू शुई की, जिसे देखकर बच्चे उसकी खूबसूरती में खो जाते हैं और यहाँ हमारा शाओ भी उसे बस देखता रह जाता है। लू शुई की फाइट ड्रैगन स्वॉर्ड वाले के फैंग से होने वाली थी जहाँ फैंग तो फाइट करते हुए अपने सारे स्पिरिचुअल पावर का यूज कर रहा था और वहीं दूसरी तरफ लू शुई की बिना एफर्ट के ही काफी ज्यादा इजिली उसके अटैक्स को डॉच कर लेती है। यहाँ वो फैंग के क्रिस्टल बैरियर को भी काफी इजिली अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से तोड़कर चकनाचूर कर देती है। यहाँ वो थोड़ी ही देर में फैंग को अपने स्वॉर्ड की नोक पर ले लेती है, पर शाओ से थोड़ा सा हिंट देता है जिसके बाद उसे पता लग गया था कि ये बंदा उस पर स्नेक अटैक करने वाला है, पर वो इजिली उसके इस अटैक को रोकते हुए उसे घायल करके इस मैच को जीत चुकी थी। फर्स्ट राउंड क्लियर होने के बाद एल्डर सभी बच्चों को रेस्ट करने को बोलते हैं जहाँ शाम के वक्त हमारा शाओ ये चेक करने आता है कि कल क्या लिंक का कोई मैच है या नहीं। यहाँ पर उसे पता लग जाता है कि लिंक का कोई मैच नहीं है लेकिन उसका है। तभी उसे ऐसा फील होता है कि लिंक वहाँ आ रही है और उसे वहाँ लिंक सीनियर की के साथ नजर आती है। वो भी काफी ज्यादा खुश और ये देखकर उसका दिल टूट जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ की फाइट जिस ओपोनेंट से होने वाली थी वो फाइट के दौरान उसकी स्वॉर्ड को पूरी तरीके से तोड़ के उसे घायल कर चुका था। यहाँ शाओ इस बात के साथ साथ दूसरी बात से भी काफी ज्यादा हर्ट होता है कि लिंक उसका मैच देखने नहीं आई और इसी वजह से वो गुस्से में भर जाता है और अपने पास से वो स्टिक निकालकर फाइट करना शुरू कर देता है। उसके ओपोनेंट को तो लग रहा था कि ये स्टिक किसी काम की नहीं है, इस वजह से वो उसे भी पूरी तरीके से घायल कर चुका था। तभी शाओ की वो स्टिक अपने आसपास काफी सारा इविल ऑरा क्रिएट करके उस ओपोनेंट को पूरी तरीके से घायल कर देती है। बच्चे तो शाओ की ये फाइट देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक थे और फाइट के तुरंत बाद ही शाओ बेहोश हो जाता है। सेक्ट एल्डर शाओ से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे क्योंकि उन्होंने फाइट को जीत लिया था। इसके बाद नेक्स्ट डे फिर से हमारी शाओ की फाइट होने वाली थी और इस बार वो अपने स्टिक को पूरी तरीके से कवर करके आता है ताकि वो इस बार किसी को हर्ट ना कर दे। वैसे शाओ को कोई चेयर करने आए या ना आए जेंग जरूर आता है और इस बात से उसका मंकी ज़ूकी उससे खुश होकर उसका भी दोस्त बन चुका था। इस बार जो शाओ का ओपोनेंट था उसे पता था कि शाओ अपने सेट का सबसे वीक बच्चा है, इसलिए जब उसे पता लगता है कि शाओ ने अपनी स्टिक को कवर कर रखा है कि ताकि वो उसे हर्ट ना कर दे तो ये बात उसे हर्ट हो जाती है और गुस्से में वो शाओ पर काफी खतरनाक अटैक कर रहा था। ये देखने के बाद जेंग उसके लिए थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तभी जेंग नोटिस करता है कि दूसरी तरफ अरीना में एक और फाइट स्टार्ट होने वाली है जो उससे मिस हो जाएगा अपने दोस्त की वजह से, और ये फाइट और किसी के बीच नहीं बल्कि लिंग और लू शुई के बीच होने वाली है। अब तो खूबसूरत लड़कियों की फाइट मिस करने का गम हमारे जेंग के चेहरे पे साफ देखा जा सकता था। लिंग की फाइट को सीनियर की भी देखने आए थे और इस बात से वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, पर फाइट के दौरान ओवर कॉन्फिडेंस में आकर लिंग काफी इजिली लू शुई से हार जाती है। ये देखकर उसके फादर उससे थोड़ा अपसेट नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ घायल हालत में शाओ उनके पास पहुंच जाता है और उन्हें पता लग गया था कि इतनी घायल होने के बाद भी हमारे शाओ ने मैच को जीत लिया है और अब वो टॉप 4 की लिस्ट में शामिल हो गया है। रात में जब एल्डर इस बारे में सोच रहे थे तो उन्हें शाओ के अचानक से इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने का राज पता लग जाता है। उन्हें पता लग जाता है कि लिंग ने सीक्रेटली उनका सीक्रेट मेथड हमारे शाओ को सिखा दिया। इसके साथ ही वो लिंग से इस बात से भी नाराज थे कि उन्होंने ड्रैगन स्वॉर्ड पीक केश की को अपने लिए चूज कर लिया, जबकि वो समझते हैं कि उनकी बेटी अभी इन सब के लिए काफी छोटी है। दूसरी तरफ शाओ जब लिंग को रोते हुए देखता है तो उसकी बातों से उसे भी पता लग गया था कि हमारी लिंग किसे पसंद करती है और ये बात उसे काफी ज्यादा हर्ट कर चुकी थी। इतनी ज्यादा कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो फाइट के लिए जाता है तो वो उसका सारा ध्यान लिंग पर था क्योंकि वो उसका मैच देखने नहीं आई थी। तो फाइटिंग की स्टार्टिंग में उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए लू शुई उसे काफी इजिली बहुत बुरी तरीके से घायल कर देती है। लेकिन जैसे
जैसे जैसे हमारे शाओ को ये याद आने लगता है कि कैसे लिंग किसी और को पसंद करती है तो उसका गुस्सा उसके सर चढ़ के बोलने लगता है, उसकी आंखों का कलर चेंज होने लगता है और उसकी बॉडी से इविल एनर्जी रिलीज होने लगती है। और इसके बाद तो वो इतनी बुरी तरीके से फाइट करता है कि उसने बुरी तरीके से ली शुई को भी घायल कर दिया था। ये देखने के बाद शाओ को हराने के लिए शुई की अपने सेट का सीक्रेट मेथड यूज करने वाली थी, जो कि है थंडरस्टॉर्म को इकट्ठा करना, और ये लाइटनिंग अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होने वाला था। शाओ भी उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन फिर उसके सामने लिंग का चेहरा आ गया था और ये देखने के बाद वो सोचता है कि आज अगर वो मर गया तो क्या लिंग उसे देखने आएगी, और यही सोचते हुए वो गिव अप कर देता है, जिसकी वजह से वो अटैक उसे लग जाती है और वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है। वैसे तो शुई की ये मैच जीत चुकी थी, लेकिन उसे पता था कि शाओ ने जानबूझ के वेपन गिराया। सभी के वहाँ से जाने के बाद दाओ शुआन और बाकी एल्डर्स को ये शक होने लगता है कि क्या शाओ के पास इविल वेपन है, तो वो लोग डिस्कस करते हैं कि इसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। दूसरी तरफ चारों तरफ ये बात फैल जाती है कि शाओ के पास एक इविल वेपन है और बच्चे इस बात के लिए कानाफूसी करना शुरू कर देते हैं। शाओ तो लिंग को खोने के ही दर्द से अभी उबरा नहीं था। इसके बाद कॉन्टेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सीनियर की शुएगी को हराते हुए पूरे मैच के विनर बन जाते हैं। अब सारे के सारे एल्डर्स मिलकर वहाँ पर एक मीटिंग बिठाते हैं ताकि वो डिसाइड कर सके कि शाओ के साथ क्या किया जाना है, क्योंकि उन सभी को अभी भी लग रहा था कि शाओ का वेपन एक इविल वेपन है जो कि ब्लड से बना है। जहाँ ड्रैगन स्वॉर्ड वैले के एल्डर कह रहे थे कि इसे जान से मार देना चाहिए, पर बैम्बू फॉरेस्ट के एल्डर उसे रोक देते हैं, ये कहते हुए कि अगर तुमने इसे हाथ भी लगाया तो मेरे दुश्मन कहलाओगे। बीच बचाव करते हुए दाओ शान सबको बताते हैं कि वैसे तो उन्हें इस वेपन में इविल ऑरा फील हो रहा है, लेकिन ये उतना भी ज्यादा डिमोनिक नहीं है, इसलिए इस वेपन को जब तक अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाता तब तक शाओ को ये वेपन यूज करने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। और साथ ही कंपटीशन में 4th रैंक हासिल करने की वजह से अब उसे अपने बाकी सभी सीनियर्स के साथ ब्लड रिफाइनिंग हॉल जाना होगा, जिसके लिए शाओ खुशी खुशी मान गया था और फिर वो अपने सभी सीनियर्स के साथ वहाँ से निकल जाता है। चारों स्टूडेंट्स अपने अपने स्वॉर्ड पर फ्लाई करते हुए फटाफट सिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहाँ शाओ के लिए स्वॉर्ड पर फ्लाई करना काफी ज्यादा नया एक्सपीरियंस था। वो सभी काफी ज्यादा भूखे थे, तो अपना पेट भरने के लिए वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जो वहाँ का काफी फेमस रेस्टोरेंट था, और इस रेस्टोरेंट के बारे में हमारे ज़ेंग भाई साहब को काफी सारी नॉलेज थी। तो वो वहाँ के डिलीशियस फूड को ऑर्डर करते हुए बताता है कि वो यहाँ पे छुपके छुपाते आता रहता था। वहाँ का वेटर खाना सर्च करते हुए उन्हें बताता है कि ये उनके रेस्टोरेंट की सिग्नेचर डिश है, जो कि काफी ज्यादा फ्रेश और टेस्टी फिश है। शाओ जब उसे टेस्ट करता है तो उसे भी काफी अच्छा लगा था। तभी वहाँ पर एक लड़की की एंट्री होती है, जो कि उस वेटर को उस फिश के बारे में काफी बुरा भला बोलने लगती है, जहाँ उसे इस वेटर से पता लगता है कि ये फिश असल में किन्यून सेक्ट से आता है। तो वो कहती है कि क्या उस सेक्ट में सिर्फ फिशेस एक्सपोर्ट होती हैं। ये बात सुनकर सीनियर चिढ़ने ही वाले थे कि तभी उस लड़की को कोई बुलाता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब रात होने के बाद सब लोग आराम करने जाने वाले थे, जहाँ शुएकी हमारी शाओ से कुछ बात करने के लिए उसे साइड में आने को कहती है, और फिर हमें शुएकी के पर्सपेक्टिव से पता लगता है कि असल में उस दिन वो काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी शाओ के साथ फाइट करते हुए। वो तो शायद उस मेथड को अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर पाती अगर शाओ अपने वेपन को नहीं गिराता। तो लास्ट मिनट पे जब शाओ ने अपने वेपन को नीचे गिराया था तो उसने उसकी आंखों में काफी ज्यादा प्यार देखा था, तो उसे लगता है कि शायद ये उसके लिए था। तो जब वो शाओ से पूछती है कि क्या तुमने ये जानबूझ के किया था, तो वो उसे मना कर देता है कि नहीं, असल में उसे अच्छे से वेपन चलाना नहीं आता, इसलिए उसके हाथ से फिसल गया था। ये सुनकर उसे ऐसा लगता है कि शाओ से झूठ बोल रहा है और वो चिढ़के वहाँ से चली जाती है। रात में शाओ को एक डरावना सपना आने की वजह से जब वो बाहर आता है टहलने के लिए, तो उसे वहाँ रेस्टोरेंट गर्ल दिखती है जो कि फूलों को तोड़ रही थी। तो वो उसे फूलों को हर्ट करने से रोक देता है। तो इस बात पे वो हंसते हुए कहती है कि क्या तुम्हें फूलों का दुख दिखाई दे रहा है? अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि क्या ये फूल ज्यादा सुंदर है या मैं? इस बात पे तो शाओ कंफ्यूज होते हुए उसे ही खूबसूरत कहता है। तो वो हंसते हुए कहती है कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं। वो तो चिढ़ के वहाँ से चला जाता है, पर उसके जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये लड़की उसमें इंटरेस्टेड है। इस लड़की का नाम याओ है, जिसके पास उसकी आंट आकर पूछती है कि वो जो लड़का गया उसका नाम क्या है। तो ये उसका नाम बताते हुए कहती है कि क्या वो सच में किन्यून सेक्ट से बिलोंग करता है। याओ के हाथ के फ्लावर को देखने के बाद उसकी आंट कहती है ये तो तुम्हारे मैजिक वेपन की तरह दिख रहा है ना, ये फ्लावर हमारे सेक्ट में भी मौजूद था, लेकिन तुम्हारी मॉम के मरने के बाद ये हमें दोबारा देखने को नहीं मिला। ये सुनकर याओ इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी, नहीं तो फिर उसे अपने फादर की बात याद आने लगती कि उन्हें लगता है कि हमारी याओ अपनी मॉम की मौत की जिम्मेदार है। पर आंट उसे समझाती है कि उसके फादर एक सेक्ट लीडर होने की वजह से उसे टाइम नहीं दे पाते, वरना वो उसे काफी ज्यादा प्यार करते हैं। पर याओ को इस बारे में बात नहीं करनी थी, और यहाँ बात करते हुए ये भी पता लगता है कि याओ के वेपन का नाम सेट फ्लावर है। इसके बाद हमें चारों स्टूडेंट्स को डीमंस ढूंढने के लिए एक केव की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ सालों पहले डीमंस मौजूद थे और अभी वो लोग इन्वेस्टिगेशन करने वहीं जा रहे हैं। उनका साथ देने के लिए वहाँ पे टियानियन टेम्पल के मॉन्क और फेंगशियान वैले के काफी सारे सोल्जर्स आने वाले हैं। केव के बाहर पहुँचने के बाद उन पर काफी सारे बैट्स का झुंड अटैक कर देता है। इन बैट्स को ह्यूमन ब्लड काफी ज्यादा पसंद है। वो सभी स्टूडेंट्स इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर इनकी तादाद ज्यादा होने की वजह से उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है। तभी दूर से उन्हें आवाज सुनाई देती है कि अगर तुम रोशनी का यूज करो तो ये बैट्स यहाँ से भाग जाएंगे। तो सीनियर की प्राइज में जीते हुए उस मिरर का यूज करते हुए अपने आसपास एक लाइटनिंग शील्ड क्रिएट कर लेता है, जिसकी वजह से सभी बैट्स वहाँ से डर के भाग जाते हैं। उन बैट्स
के वहाँ से जाने के बाद इन लोगों की मुलाकात उन हेल्प्स करने वाले लोगों से हो जाती है, जहाँ मॉन्क सभी को झुंड बनाकर आगे बढ़ने को कह रहे थे क्योंकि डीमंस एक साथ कहीं से भी अटैक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए सीनियर जब अपने मिरर से चेक करते हैं तो उन्हें पता लग गया था कि यहाँ पर एक इवल कल्टीवेटर मौजूद है, जहाँ वो लोग फाइट करने के लिए रेडी थे, लेकिन स्नेक अटैक होने की वजह से चारों तरफ धुआं फैल जाता है और वो सभी धुएं की वजह से अलग अलग हो जाते हैं और एक एक करके पावरफुल डीमंस उन सभी को अपना निशाना बनाना शुरू कर चुके थे। सभी अपना अपना वेपन निकाल के उन डीमंस के साथ फाइट करने लगते हैं। यहाँ सीनियर की के सामने इस डीमन सेक्ट का लीडर आ जाता है जिसका नाम नियान था। सालों पहले इसके मरने की खबर उड़ गई थी, तो अभी सीनियर की इसे दोबारा जिंदा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। पर ये डीमन लीडर उन्हें मारने की धमकी देते हुए कह रहा था कि मेरे जिंदा होने की खबर किसी को नहीं पता होगी। दूसरी तरफ शाओ को एक डीमन ने बुरी तरीके से घायल कर दिया था और जब शुए उसे बचाने के लिए जाती है तो उसके आगे पत्थर आ जाता है। उसे तो शाओ की काफी ज्यादा फिक्र होने लगती है। वहीं वो डीमन शाओ की बॉडी से उसके ब्लड को सक करने की कोशिश कर रहा था, पर उसमें वो कामयाब नहीं हो पाता क्योंकि उससे पहले ही शाओ अपने स्टिक का यूज करते हुए उस डीमन को मार चुका था। और जब दूसरा डीमन ये चेक करने के लिए आता है तो वो ये देखकर हैरान था कि शाओ के पास जो वेपन है वो ब्लड स्ट्राइकिंग मेथड से बना हुआ है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि शाओ इनके साथ क्या कर रहा है। इससे पहले कि वो डीमन शाओ पर अटैक कर पाता, वहाँ पर शुए आकर उसे प्रोटेक्ट करने लगती है। अब ये देखकर वो डीमंस डर के अपनी शादी की लाश उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं, तो ये सभी भी उनके पीछे जाना शुरू कर चुके थे ये देखने के लिए कि आखिर ये लोग कहाँ गए हैं। वहाँ जाने पर शुए पर पत्थर से अटैक होने वाला था और जब शाओ उसे प्रोटेक्ट करने लगता है तो वो दोनों पत्थरों से कवर हो चुके थे, तो शुए की अपनी स्वॉर्ड मेथड का यूज करते हुए वहाँ पर छुपे हुए डीमंस को बाहर निकाल लेती है। यहाँ डीमन कल्ट के भी काफी सारे सेक्ट के लोग आए थे फाइट करने के लिए ताकि वो इन लोगों को खत्म कर सके। फाइट के दौरान वो डीमन हमारे शाओ को काफी ज्यादा घायल करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ एक डीमन अपने हंटर की हेल्प से हमारी शुए को पकड़ लेती है और ये देखकर शाओ से बचाने के लिए आगे जाने लगता है। शुएकी को ऐसे बंदी बना हुआ देखकर हमारे शाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके गुस्से को नोटिस करते हुए शुएकी उसे कहती है कि इन डेमंस को मार डालो, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो शाओ उन डेमंस पर अटैक करके हमारी शुएकी को भी बड़ी इजीली छुड़ा देता है उस लड़की के हाथ से और अब वो दोनों ही मिलकर उन डीमंस पर अटैक करने वाले थे। तो ये देखकर डीमन का लीडर अपनी इविल आई को बाहर निकालकर उसे खतरनाक अटैक करता है। शाओ अपनी स्टिक की हेल्प से उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से उसकी स्टिक उस पर्सन की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। ये देखकर वो डीमन लीडर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर उसका ये इतना पावरफुल अटैक कहाँ गायब हो गया। तो इस मौके का फायदा उठाते हुए शाओ उस डीमन न्यान पर अटैक करने जाता है, पर वो डीमन लीडर काफी ज्यादा पावरफुल और एक्सपीरियंस होने की वजह से हमारे शाओ को घायल करके खाई से नीचे फेंक चुका था। उसे बचाने के लिए शुएकी भी बिना सोचे समझे खाई में छलांग लगाकर उसे अपनी शील्ड से प्रोटेक्ट कर लेती है। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद ये डीमन लीडर वहाँ मौजूद सारे स्टूडेंट्स के वेपन को कर्स कर देता है, जिसकी वजह से वो अपना वेपन इस डीमन के खिलाफ यूज नहीं कर पा रहे थे। तो सीनियर की अपने पास मौजूद उस मैजिक वेपन मिरर का यूज करते हुए उस कर्स को हटा चुके थे और इसके बाद वो एक एक करके उन सभी पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसे देखने के बाद वो डीमंस डिसाइड करते हैं कि उन्होंने दो को तो मार दिया, अब उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। वो लोग उनके पीछे जाने का डिसाइड नहीं कर सकते थे क्योंकि उन लोगों को शुएकी और शाओ को बचाने जाना था। इधर दूसरी तरफ क्लिफ से नीचे गिरने की वजह से शाओ अनकॉन्शियस हो जाता है और शुएकी उसे जगाने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर स्कल्स आ जाते हैं जो कि उनकी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। तो शुएकी शाओ को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आसपास अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से एक शील्ड क्रिएट कर देती है, पर वो ज्यादा देर तक उन मॉन्स्टर्स को संभाल नहीं पाती क्योंकि उसकी सारी स्पिरिचुअल पावर जा चुकी थी और इस वजह से उसकी बॉडी भी काफी ज्यादा वीक हो जाती है। यहाँ वो स्कल्स धीरे धीरे शाओ पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और ये देखकर उसकी स्टिक एक्टिव होकर उसके सारे के सारी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे वो स्कल्स वहाँ से गायब हो जाते हैं और शुएकी को कुछ भी समझ नहीं आता। थोड़ी देर बाद शुए नोटिस करती है कि आसपास जितने भी स्कल्स मौजूद है वो वहाँ से डर के भाग रहे हैं और इसकी वजह थी कि वहाँ पर एक ट्री मॉन्स्टर अपीयर हो गया जिसकी एक रेड आई थी। वो अपने ब्रांचेस की हेल्प से शुएकी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। पहले तो वो अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस मॉन्स्टर ट्री ने अपनी ब्रांच की हेल्प से उसे पकड़कर उसकी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था। यहाँ तो ये ट्री ब्रांच शाओ को भी जकड़ लेती है और ये देखकर शुएकी उसे होश में आने को कह रही थी। थोड़ी देर के बाद जब शाओ को होश आता है तो वो अपनी स्टिक की हेल्प से उस ट्री की आइज को फोड़ता हुआ उसे जान से खत्म कर देता है। इसके थोड़ी ही देर बाद सब कुछ शांत हो गया था और दूसरी तरफ शुएकी अनकॉन्शियस हो जाती है। एक तो वो फाइट करते करते काफी ज्यादा वीक हो गई थी और दूसरा उसकी बॉडी में कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं बची। तो ये देखकर हमारा शाओ अपनी पावर का यूज करते हुए उसे हील कर रहा था। उसके मना करने के बावजूद भी वो लगातार अपनी हीलिंग को जारी रखता है, पर उसके इस प्रोसेस को कंप्लीट होने से पहले ही याओ आकर डिस्टर्ब कर देती है। वो तो शाओ को देखकर खुश हो रही थी और शाओ उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पे वो बताती है कि वो एक डीमन है और ये एक डीमन केव है, तो वो यहाँ से ट्रेजर लेने आई है। पर शाओ और उसकी पार्टनर यहाँ क्या करना है, तो उन्हें लगता है कि शायद ये उन पर अटैक
अटैक करने आए हैं। तो वो और उसकी आंट मिलकर उन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। पर तभी चारों तरफ काफी ज्यादा स्मोक फैल जाता है और वहाँ से एक खतरनाक स्नेक बाहर आ गया था। उस स्नेक को देखकर याओ उसे मारने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी आंट कहती है कि अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज मत करो वरना ये तुम्हें सेंस कर लेगा और अगर हमने इसे गुस्सा दिलाया तो ये हमें जान से मार देगा। तभी शाओकी के एक छोटे पत्थर को हिट करने की वजह से वो स्नेक उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। शुएगी को प्रोटेक्ट करने के लिए शाओ स्नेक को अपने पीछे ले जाने लगा था और शाओ के लगातार हिट करने की वजह से वो स्नेक काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तो याओ उसे डांट रही थी कि तुमने इसे गुस्सा दिला दिया और अब वो तीनों के तीनों मिलकर एक साथ उस पर अटैक कर रहे थे। उस अटैक से हिट होने की वजह से शुएगी बेहोश हो जाती है। तो शाओ उसे एक सेफ प्लेस पे हाइड करके खुद उस स्नेक के साथ फाइट करने लगता है और ये देखकर याओ भी उसकी हेल्प करने के लिए आ जाती है, क्योंकि कहीं न कहीं याओ के मन में शाओ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। याओ को पता था कि वो लोग इस स्नेक से नहीं बच के भाग सकते, तो वो शाओ को कहती है मेरे पीछे आओ और वो दोनों एक केव की तरफ जाते हैं छुपने के लिए। वहाँ जाने से पहले वो स्नेक याओ को घायल करने वाला था, तो शाओ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए खुद हर्ट हो जाता है और इस बड़े धमाके की वजह से केव का दरवाजा भी पत्थरों से ब्लॉक हो गया था। केव के अंदर शाओ याओ के साथ बुरी तरीके से फंस जाता है। शाओ तो याओ से काफी ज्यादा नाराज था, इतना ज्यादा कि वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो अलग अलग रास्ता ढूंढने निकलेंगे। यहाँ दूसरी तरफ सभी स्टूडेंट शुएगी तक पहुँच जाते हैं और फिर वो सभी मिलकर शाओ को ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो आसपास ही होगा। दूसरी तरफ काफी देर तक रास्ता ढूंढते हुए वो दोनों एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां ब्लड ड्रॉप हो रहा था। ये डीमंस के लिए एक स्पिरिचुअल लेक की तरह होता है। जब याओ उस लेक को छूती है तो वो लोग किसी और केव में गिर जाते हैं। अंदर जाने पर याओ को एक इंसान का कंकाल नजर आता है। वो तो उसे देखते ही पहचान जाती है कि ये पक्का स्टोन हार्ट एल्डर होंगे। शाओ के पूछने पर कि कौन है ये, तो उसे बताती है ये 800 साल पहले डीमन कल्ट के सबसे फेमस सेक्ट लियांशुआ सेक्ट के एल्डर हुआ करते थे और इनकी वजह से इनका सेक्ट काफी ज्यादा पॉपुलर था, क्योंकि इनके पास जो इनका डेमोनिक वेपन था ब्लड स्ट्राइकिंग ब्लेड, वो जमाने का सबसे खतरनाक वेपन हुआ करता था। यहाँ याओ इस बारे में बताई रही थी और दूसरी तरफ शाओ की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। बी याओ के चेक करने के बाद उसे पता लगता है कि शाओ को काफी तेज बुखार है, तो वो उसे ठीक करने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच जब शाओ अपने मॉम डैड को याद करके रोने लगता है तो बी याओ को पता लग जाता है कि उसके मॉम डैड इस दुनिया में नहीं है, तो वो उसका काफी प्यार से ख्याल रखने लगती है। दूसरी तरफ हमें शुएगी को दिखाया जाता है, जिसे सारे सीनियर्स ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि शायद शाओ जिंदा नहीं है, इसलिए उन सभी को यहाँ से जल्द निकलना होगा, इससे पहले कि काफी सारे डीमंस यहाँ आ जाए। पर शुएगी शाओ के बिना यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, पर फिर सबके फोर्स करने पर उसे वहाँ से जाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ शाओ को होश आने पर उसे पता लगता है कि याओ याओ ने उसका ध्यान रखा, साथ ही उसे अपना सारा खाना खिला दिया। अब तो उसकी इंजरीज भी काफी ज्यादा हील हो गई थी। तभी वहाँ पर शाओ एक्सप्लोर करते हुए उस ह्यूमन स्कल को देखकर डर जाता है और फिर जब वो उसे उसकी जगह पर रख रहा था तो वो स्कल पूरी तरीके से टूट गया था। इसके बाद वो जगह शेक करने लगती है। बेचारा डर जाता है याओ के सामने और कहता है मैंने नहीं किया जानबूझ के। पर तभी वहाँ से उन्हें निकलने का रास्ता मिल जाता है और वो आगे बढ़ने लगते हैं। आगे बढ़ने पर याओ को उसके डीमन कल के लॉर्ड नजर आते हैं, वो तो काफी खुश हो जाती है। इसके बाद आसपास उन्हें काफी सारे पोयम लिखे हुए नजर आ रहे थे। इन पोएम्स को पढ़ के ऐसा लगता है जैसे कि किसी प्यार करने वाले ने अपनी प्रेमिका की याद में लिखा है। याओ तो वहाँ ट्रेजर ढूंढना शुरू कर देती है, जिस चक्कर में उस पे काफी सारे स्मोक अटैक कर देते हैं और फिर जब वो उनसे जैसे तैसे बचती है तो उसे वहाँ पर एक बेल नजर आता है। पहले तो उन दोनों को वो ये नॉर्मल बेल लग रहा था, लेकिन फिर याओ को याद आता है कि शायद ये बेल मैडम जिंगलिंग का है, जो कि एक ऐसा बेल है कि ये किसी के हार्ट और सोल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। शाओ को तो ये डेमोनिक चीज लग रही थी, पर यहाँ दूसरी तरफ याओ ये जानकर हैरान थी कि मैडम जिंगलिंग का सामान यहाँ क्या कर रहा है, वो भी इतनी सेफ प्लेस पे रखा हुआ है। और फिर जब उसे पता लगता है कि 800 साल पहले मैडम जिंगलिंग और स्टोन हार्ट एल्डर के बीच में अफेयर था, वो तो हंस रही थी और शाओ उसके हंसने का रीजन पूछता है तो वो बताती है कि 800 साल पहले इन दोनों सेक्ट में कट्टर दुश्मनी थी, इस वजह से इन दोनों कपल के बीच अफेयर काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। पर उसे समझ नहीं आता कि इन दोनों में से कोई छोड़ के कैसे गया होगा किसी को। याओ को तो लग रहा था कि एल्डर की गलती होगी, पर शाओ से बताता है कि अगर एल्डर की गलती होती तो वो उनके ट्रेजर को ऐसे संभाल के नहीं रखते। फिर वो वहाँ पे लिखे हुए पोयम को जैसे ही छूता है, वहाँ से एक स्पिरिचुअल हैंड निकल कर उसके ऊपर अटैक करने वाला था और उसे हराने के बाद जब वहाँ पे उन्हें एक क्यूट नजर आता है तो वो दोनों ही ये देखकर हैरान थे कि आखिर बुद्धिज्म के लोग और कल्ट के लोग एक ही चीज को कैसे प्रैक्टिस कर सकते थे, क्योंकि शाओ के अकॉर्डिंग डीमंस अच्छे नहीं हो सकते, तो वो अच्छे मेथड को कैसे प्रैक्टिस कर सकते थे। काफी दिन बीतने के बावजूद भी वहाँ शुएगी को शाओ की याद आ रही थी, तो उसकी मास्टर उसे समझाती है कि वो ठीक होगा। यहाँ इतने दिन भूखे रहने की वजह से हमारी याओ को लगता है कि शाओ को जिंदा रहना चाहिए, उसे मारकर उसका फ्लैश खाकर, तो वो शाओ को फोर्स करने लगती है। उसे ऐसे पागलों की तरह बिहेव करता देखकर शाओ से होश में लाने के लिए थोड़ा डराता है, जिससे याओ से बताती है कि जब वो छोटी थी 6 साल की, तो वो अपनी मॉम और दादी के साथ एक केव में गई थी, जहाँ वो लोग इसी तरह एक केव में फंस गए थे और उसकी दादी पूरी तरीके से इंजर्ड होकर मर गई थी और उसकी मॉम ने उसे जिंदा रखने के लिए अपनी जान दी थी, जिसकी वजह से हमारी याओ उसकी फ्लैश खाकर जिंदा थी। और जब उसके फादर को ये पता लगा तो वो याओ से नफरत करने लग गए। ये बताते हुए याओ काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और शाओ से संभालने लगता है। याओ डिसाइड करती है कि जब वो दोनों मरने ही वाले हैं तो क्यों ना अपने गॉड को थोड़ा सा
सा ब्लड दिया जाए। तो वो अपना हाथ काटने जा रही थी और जब शाओ से रुकने जाता है तो उसका भी गलती से हाथ कट जाता है और दोनों का ब्लड जब वहाँ लिखे हुए मंत्र पर पड़ता है तो वो एक्टिवेट हो गया था। वो मंत्र पढ़ने के बाद याओ को पता लग जाता है कि एक लव मंत्र है। वहाँ पर वो बेल रखने की जगह भी थी। तो जब वो उस बेल को वहाँ फिट करते हैं, आसपास की जगह पूरी तरीके से शेक करने लगती है और वो सभी अपनी जान बचा के बाहर निकलते हैं तो उन्हें रास्ता मिल जाता है। बाहर निकलने के बाद तो हमारा शाओ काफी ज्यादा खुश हो रहा था और फिर वो एक अच्छा सा डिनर प्रिपेयर करता है जिसे खाकर हमारी याओ उसकी काफी ज्यादा तारीफ करती है। तो ये लड़का शर्मा जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग याओ की जब आँख खुलती है तो उसे लगता है कि शाओ से छोड़ के चला गया है, लेकिन जब वो आसपास नजर दौड़ाती है तो उसे रिलैक्स फील होता है। जब वो जाकर उससे बात करती है तो शाओ कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, मैंने भी तुम्हारी हेल्प की, तो क्या अब हम दोस्त हैं? तो मैं फ्यूचर में तुम्हारे इस बात का बदला जरूर चुकाऊंगा। तो याओ कहती है कि क्यों ना तुम मेरे सेक्ट में ज्वाइन हो जाओ, इस बात से तुम बदला चुका दोगे। पर ये बात सुनकर शाओ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दोनों के बीच में बहस होने लगती है। शाओ के अकॉर्डिंग डीमंस काफी ज्यादा बुरे होते हैं और ह्यूमंस अच्छे होते हैं, पर याओ के अकॉर्डिंग सभी डीमंस बुरे नहीं होते हैं और सभी ह्यूमंस अच्छे नहीं होते हैं और इसी बहस की वजह से दोनों अलग अलग हो गए थे। यहाँ दूसरी तरफ अपने मास्टर के साथ प्रैक्टिस करते हुए शुएकी का ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि अभी भी उसे शाओ की याद आ रही थी और इस बात पे उसकी मास्टर काफी ज्यादा गुस्सा करती है। यहाँ शाओ जब बैठकर रेस्टोरेंट में टी का मजा ले रहा था तभी उसके पास एक पर्सन आता है जिसे पहले से ही पता था कि शाओ कौन से सेक्स से बिलोंग करता है। तो ये देखकर शाओ काफी ज्यादा चौंक गया था। इस पर्सन का नाम वान था। बात करते हुए ये बंदा बताता है कि वैसे तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन है, लेकिन उसने काफी सारी बुक पढ़ी है इमॉर्टैलिटी से रिलेटेड। इस वजह से उसे पता है कि शाओ का वेपन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेपन है। वो शाओ से पूछता है कि क्या कभी तुम्हारे वेपन ने तुम्हारा ब्लड स्टक किया है? शाओ को तो ये सवाल ही काफी ज्यादा बेतुका लगा था। तो वो पर्सन समझाता है कि तुम्हारा वेपन दो प्रीशियस चीज से मिलकर बना है। पहला तो ब्लड स्ट्राइकिंग बीड है। शाओ को इस बारे में याओ ने बताया था तो वो सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद वान उसे उस स्टिक के बारे में बता रहा था जो कि जियो सोल को एब्जॉर्व करती है। शाओ अपने वेपन के बारे में सुनने के बाद काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहता है कि क्या मेरा वेपन एक डेमोनिक वेपन है? वो एल्डर कहता है कि डेमोनिक वेपन, ये तो एक सेक्ट का ट्रेजर है और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे पास वेपन के तौर पे 100 साल पुराने ट्रेजर्स मौजूद हैं। पर शाओ वान को डीमन कल्ट के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताता हुआ देखकर समझ आता है कि शायद ये भी डीमन कल्ट से बिलोंग करता है। इसलिए उसके जाने के बाद वो सोच रहा था कि चाहे कोई मेरा कितना ही ब्रेन वॉश करने की कोशिश क्यों ना करे, पर मैं इस वेपन को अच्छे कामों के लिए यूज करूंगा जिससे इस वेपन के अंदर की सारी डिमोनिक एनर्जी गायब हो जाए। दूसरी तरफ हमें वान को दिखाया जाता है जो एक पर्सन को शाओ पर नजर रखने के लिए रख देता है। रात के टाइम हमें याओ को दिखाया जाता है जिसके पास वान पहुंच गया था और यहाँ से हमें पता लगता है कि वान असल में और कोई नहीं बल्कि याओ का फादर है। यहाँ याओ की गलतफहमी दूर हो जाती है कि शायद उसके फादर उससे नफरत करते हैं, बल्कि वो उससे नफरत नहीं करते। वो तो याओ को वो फ्लावर दिखाते हुए कहते हैं कि वो उसकी मॉम से काफी ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए वो याओ को ये नहीं दिखाना चाहते थे कि वो कितना ज्यादा सैड है ताकि याओ को कभी भी गिल्टी फील ना हो। पर याओ तो गलत समझ बैठी। ये पता लगते ही याओ अपने फादर से गले मिलती है। वो तो उसे शाओ के बारे में भी पूछ रही थी। वान को तो पहले से ही लगता था कि शाओ शायद उनके सेट में ज्वाइन होने के लायक है और याओ भी ऐसा ही चाहती थी, तो वो खुश हो जाती है क्योंकि शायद हमारी याओ को शाओ से प्यार हो गया। ट्रैवल करते हुए शाओ जब एक गाँव में पहुँचता है तो वहाँ पर कोई भी पर्सन ना नजर आने पर उसे काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रहा था। पर वहाँ पे मौजूद नोट को चेक करने के बाद उसे पता लगता है कि आसपास एक फॉक्स डीमन घूम रहा है। इस वजह से गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए छुपे हुए हैं। इसके बाद शाओ की मुलाकात एक फॉर्च्यून टेलर से होती है जो कि उसे बेवकूफ बनाते हुए उसके पास से पैसे ऐंठ लेता है। वो तो उसे कहता था कि तुम्हारा पास्ट काफी ज्यादा खराब रहा है ना, तुम्हारा फ्यूचर और भी ज्यादा खराब है, तो तुम्हें सोच समझ के फैसले लेने होंगे। इसके बाद वहाँ पे टियानियन टेम्पल का एक स्टूडेंट आता है जो उस फॉक्स को मारने आया था। ये फॉर्च्यून टेलर उसे भी बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है पर वो उसकी बातों में नहीं आता। तभी उसकी नजर शाओ पे पड़ती है और वो शाओ को भी अपने साथ चलने को कहता है ताकि वो उसको फॉक्स को मार सके। शाओ को उस टेम्पल पर्सन के साथ जाता देखकर वो ओल्ड मैन उसे रोकने की कोशिश कर रहा था कि एक बार फिर सोच लो, पर शाओ उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसके साथ चला जाता है। उन दोनों के वहाँ से जाने के बाद वो छोटी लड़की अपने ग्रैंडफादर से पूछती है कि आपने उसे उस केव में जाने से रोका क्यों नहीं? आपको तो पता है ना कि उसकी डेस्टिनी कितनी ज्यादा खराब है। तो वो ओल्ड मैन कहते हैं कि चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, इसकी डेस्टिनी को नहीं बदल सकते, जो होना है वो होके रहेगा। इसके बाद हमें शाओ और उस मॉन्क डिसाइपल को जंगल में दिखाया जाता है जहाँ जाने पे उन्हें काफी सारा फॉग देखने को मिल रहा था और इसकी वजह से उन्हें आगे का रास्ता देखने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। इसी बीच वो मॉन्क डिसाइपल शाओ से अलग हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए हमारा शाओ लाइटनिंग का यूज कर रहा था। शाओ को लगता है जैसे कि किसी ने पीछे से उस पर अटैक कर दिया है, तो वो उसे अपनी पावर से हिट करके दूर कर देता है और फिर पता लगता है कि ये तो वही मॉन्क डिसाइपल है जिसे एक दूसरा मॉन्स्टर नजर आया था और उसके पीछे जाने पर उसे कोई नजर नहीं आता। यहाँ शाओ की नजर मॉन्क के उस वेपन पर जाती है जो कि काफी पावरफुल लगता है। ये देखकर मॉन्क को खुशी होती है और वो समझ आता है कि शाओ को वेपन की काफी ज्यादा नॉलेज है, तो वो उसे अपने वेपन की खासियत बताता है कि ये एक तरीके का मैजिक वेपन है जो सोल की पावर को एब्जॉर्व करके अपनी पावर को और ज्यादा एनहेंस कर सकता है। वो तो शाओ के सामने एक डेमो देने की कोशिश कर रहा था पर कोई फायदा नहीं होता। इस वजह से वो थोड़ा सा कंफ्यूज नजर आ रहा था। तभी दोनों को कहीं से एक लड़की के गाने की आवाज सुनाई देने लगती है और जब वो दोनों उस गाने की डायरेक्शन में जाते हैं तो ये सैड सॉन्ग असल में वही 3 टेल फॉक्स डीमन गा रही थी अपने किसी चाहने
वाले की याद में। आज फुल मून की नाइट थी तो वो 3000 साल पुराने एक वेल के पास आकर गाना गा के विश मांग रही थी ताकि वो ठीक हो जाए। मॉन्क उस फॉक्सटेल डीमन को डिस्ट्रैक्ट करके उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था तो वो फ्लावर पेटल में चेंज होकर श्याओ के पास पहुंच जाती है। बेचारा श्याओ जो उसके आसपास आने से काफी ज्यादा डर गया था वो भी उस पर अटैक कर देता है। वो उन दोनों के अटैक से बचते हुए उनसे पूछती है कि मैंने क्या किया है जिससे तुम दोनों मेरे पीछे पड़ गए हो। तो मॉन्क कहता है कि तुम्हारी वजह से गाँव के लोग डरे बैठे हैं। उस डीमन को समझ नहीं आता कि उसने गाँव वालों के साथ कुछ किया नहीं है तो वो क्यों डर रहे हैं। पर जैसे ही उस फॉक्स डीमन को ये पता लगता है कि ये लोग अच्छे कल्टीवेटर हैं तो वो अपनी फॉक्स स्पिरिट को रिलीज करते हुए उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। जहाँ वो मॉन्क डिसाइपल अपने वेपन की हेल्प से उन स्पिरिट्स को रोकने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ वो फॉक्स डीमन हमारे श्याओ के पास पहुंचकर उससे पूछती है कि क्या तुम किसी से प्यार करते हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों में किसी के लिए प्यार नजर आ रहा है। और ये बोलने के बाद वो उसके ऊपर एक स्पेल करते हुए कहती है कि तुम भी जाकर स्पेल में एक लड़की का चेहरा देख सकते हो जिसे तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो। श्याओ तो उसके स्पेल में आकर वेल के पास जाकर उस लड़की का चेहरा देखने की कोशिश कर रहा था। जहाँ मॉन्क के डिस्ट्रैक्ट करने पर भी वो बिल्कुल भी हिलता नहीं है। तभी वहाँ पर याओ आ जाती है और याओ को देखकर मॉन्क को लग रहा था कि ये भी शायद एक डीमन है जो कि उसके ऊपर अटैक करने वाली है। इससे पहले कि मॉन्क उसे हर्ट कर पाता वहाँ श्याओ आकर उसे रोक देता है। इस वजह से तो बेचारे मॉन्क को मुंह की खानी पड़ती है। ये फॉक्स डीमन श्याओ से पूछ रही थी कि उसने वेल में क्या देखा पर वो उसे कुछ नहीं बताता। तब तक वहाँ पर फेंगशियान वैली के एल्डर्स आकर उस फॉक्स डीमन को घायल कर देते हैं। उन्हें वहाँ देखने के बाद तब तक वो फॉक्स डीमन भाग जाती है और यहाँ फेंगशियान वैली के एल्डर्स कहते हैं कि ये फॉक्स डीमन हमारा ट्रेजर लेके भाग रही है, इसे पकड़ना होगा। तो वो दोनों एल्डर उनके पीछे पीछे एक केव के अंदर पहुंच जाते हैं और फिर पता लगता है कि ये उस फॉक्स डीमन ने इंटेंशनली किया था ताकि वो इन दोनों को मार सके। तो वो अपने पास से एक स्पिरिट ड्रैगन निकाल कर उनके ऊपर अटैक कर देती है। इधर तब तक ये तीनों भी केव के बाहर पहुंच जाते हैं जहाँ बी याओ उनके साथ जाने की जिद कर रही थी। श्याओ के मना करने पर भी वो उनके साथ चली जाती है। ये स्पिरिट ड्रैगन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था तो वो उन दोनों एल्डर को क्लिफ से नीचे फेंकने की कोशिश करता है। और इससे पहले कि वो उन दोनों एल्डर्स को जान से मार पाता वहाँ पर वो मॉन्क डिसाइपल आकर उसे डिस्ट्रैक्ट कर देता है और फिर वो सारे के सारे लोग एक साथ अटैक करके उस ड्रैगन को थोड़ी देर के लिए घायल कर देते हैं। वो फॉक्स ये देखने के बाद कि ये सारे मिले हुए हैं वो काफी ज्यादा एग्रेसिव होकर अटैक करना शुरू कर देती है। ये देखने के बाद अपना ट्रेजर ढूंढने के लिए ये दोनों एल्डर केव से बाहर निकल जाते हैं। इधर ये तीनों उस स्पिरिट ड्रैगन के साथ फाइट करने में बिजी थे कि तभी वहाँ पर एक और दूसरा मॉन्स्टर आ जाता है जो अपने बाजुओं का यूज करके श्याओ को अपने साथ वहाँ से कहीं दूर ले गया था। ये मॉन्स्टर तो हमारे श्याओ को खाने की तैयारी करने लगता है पर श्याओ बड़ी ही चालाकी से खुद को लावा लेक से बचाते हुए उस मॉन्स्टर को लावा लेक में फेंक कर खुद बच जाता है। उसे ये जगह काफी ज्यादा अजीब लग रही थी जहाँ पे काफी बड़े बड़े क्रिस्टल मौजूद थे। थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करने पर हमारे श्याओ को वहाँ पर एक 6 टेल फॉक्स नजर आता है जो श्याओ को देखकर सोचता है कि ये उसे मारने आया है। दूसरी तरफ उस फॉक्स डीमन को भी लगने लगता है कि शायद श्याओ उसके पार्टनर को मार देगा तो वो उसके पास जाना शुरू कर देती है। इन दोनों को उस स्पिरिट ड्रैगन के हवाले करके जहाँ याओ और उस मॉन्क के लिए इस स्पिरिट ड्रैगन को रोकना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि अब ये उन पर फायर बरसाना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ श्याओ को पता लगता है कि ये 6 टेल डीमन तो पहले से ही काफी ज्यादा इंजर्ड है और श्याओ जिसकी सोच हमेशा से यही रही है कि डीमंस बुरे हैं वहाँ वो इस फॉक्स डीमन की बातें सुनने के बाद अपनी सोच पर थोड़ा सा शक करने लगता है क्योंकि इस फॉक्स डीमन का कहना था कि जस्ट बिकॉज वो लोग ह्यूमन है तो वो सही नहीं हो जाते और वो लोग डीमन है तो वो गलत नहीं हो जाते, जबकि ह्यूमंस तो बिना सोचे समझे डीमंस को जान से मार देते हैं और डीमन बिना किसी को हार्म किए हुए भी सबकी नजर में गलत और इविल रहते हैं। श्याओ के पास उस फॉक्स डीमन की बात को डिनाई करने के लिए कोई तथ्य नहीं था और वहीं जब वो ये देखता है कि ये फॉक्स डीमन काफी ज्यादा बीमार है और अपने पास से एक ट्रेजर निकाल कर उसमें पावर इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा है तो वो थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है कि क्या वो उस पर अटैक करने वाला है। इधर ये स्पिरिट ड्रैगन उन दोनों के साथ फाइट करते करते उन दोनों पे भारी पड़ रहा था जहाँ वो उस केव के पत्थरों को नीचे गिराकर उन्हें हर्ट करने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर वो मॉन्क डिसाइपल याओ से कहता है कि तुम जाकर श्याओ को बचाओ, इस ड्रैगन को मैं देख लूंगा। तो याओ ऐसा ही करने लगती है। उस ट्रेजर में स्पिरिचुअल पावर ट्रांसफर करने की वजह से ये फॉक्स डीमन और ज्यादा बीमार पड़ जाता है जो कि श्याओ से कह रहा था कि तुम मुझे जान से मार सकते हो। तभी वहाँ उसकी पार्टनर आ जाती है जो श्याओ पर अटैक कर देती है ये सोच के कि शायद इस फॉक्स को उसने घायल किया है, पर उसका पार्टनर उसे ऐसा करने से रोक देता है ये कहते हुए कि मैं मरने वाला हूँ, तुम्हें इसे हार्म करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों फॉक्स डीमन की बातों से हमें ये पता लगता है कि 1000 सालों से ये दोनों साथ हैं और 300 साल पहले इस फॉक्स डीमन को किसी ने पॉइजन दे दिया और ये और कोई नहीं बल्कि फेंगशियान वैली के लोग हैं जो इस फॉक्स डीमन के पास से वो ट्रेजर हासिल करना चाहते हैं जो कि उनका है। यहाँ ये 6 टेल फॉक्स डीमन अपनी पार्टनर से कहता है कि तुम वो रेड फायर मिरर लेकर अपने साथ यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। वो जाने से मना कर देती है और जब उसे पता लगता है कि ये जान से जाने वाला है तो वो उस ट्रेजर की हेल्प से खुद को हर्ट करके अपनी जान दे देती है। उन दोनों का एक दूसरे के लिए इतना ज्यादा प्यार देखने के बाद श्याओ का भी दिल भर जाता है। इधर वो फॉक्स डीमन अपने क्लैन का ये ट्रेजर श्याओ को देते हुए कह रहा था कि इसे किसी को मत देना क्योंकि ये हमारे क्लैन का ट्रेजर है जो कि हम लोग अपनी जान देने के बाद किसी और को ट्रांसफर कर देते हैं। इसके बाद वो 6 टेल फॉक्स डीमन श्याओ से कह रहा था कि वो इस लावा में उसे डुबो दे ताकि वो अपने लवर के साथ आफ्टर लाइफ में हंसी खुशी जी सके। श्याओ का तो ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था पर जब वो मरने वाला है और उसका अकेलापन देखकर वो ऐसा करने को रेडी हो जाता है। उसे ऐसा करता
जाता देखकर हमारे याओ भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और शाओ से जाकर संभालने लगता है। तब तक वहाँ पर वो मॉन्क डिसाइपल और एल्डर्स भी आ जाते हैं जो कि उस फॉक्स डीमन को मरता देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। उस केव से बाहर आने के बाद ये दोनों एल्डर शाओ से उस ट्रेजर के बारे में पूछ रहे थे, पर वो उन्हें कुछ नहीं बताता। तो ये देखकर वो लोग खुद से अज्यूम कर लेते हैं कि शायद वो मिरर उस लावा लेक में गिर गया होगा। शाओ उन्हें उस ट्रेजर के बारे में इसलिए भी नहीं बताना चाहता था क्योंकि उस फॉक्स डीमन ने अपनी जान देकर उसे शाओ को पकड़ाया था। यहाँ वो दोनों एल्डर्स जाते जाते शाओ को बताते हैं कि लेबो माउंटेन के ऊपर राइट हाउस पीपल के बीच में मीटिंग होने वाली है, तो वो वहाँ जाकर उन्हें ज्वाइन कर सकता है। इधर ये तीनों मिलकर गाँव वालों को ये बताने जा रहे थे कि वो फॉक्स डीमन मर चुके हैं। गाँव वाले उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो समझ गए थे कि उनका खतरा टल गया है और वो सभी इसका क्रेडिट हमारे मॉन्क डिसाइपल को दे रहे थे और वो भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। पर यहाँ याओ ने बताती है कि असल में गाँव वालों को जो हॉन्ट कर रहा था वो फॉक्स डीमंस नहीं थे बल्कि वो लावा मॉन्स्टर्स था। तो वो उन गाँव वालों से कहती है कि उस केव की तरफ मत जाना, क्या पता वहाँ पर ऐसे और भी ज्यादा मॉन्स्टर हो। तभी शाओ को वहीं बूढ़ा फॉर्चून टेलर मिलता है, तो वो उसके पास जाकर 2 सवाल करने वाला था। शाओ के पास पैसे न होने पर भी वो बूढ़ा कहता है कि ठीक है बाद में दे देना, अभी सवाल पूछो। तो शाओ के 2 सवाल थे कि क्या डीमंस इंसान हो सकते हैं और क्या डीमंस एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं, मतलब उनका दिल साफ हो सकता है। तो मॉन्क इस बात पे ये जवाब देता है कि सारे डीमंस बुरे नहीं होते हैं और सारे इंसान अच्छे नहीं होते। तो हाँ ये सच है कि इंसान डीमंस हो सकते हैं और डीमंस इंसानों की तरह दिल रख सकते हैं। फॉर्चून टेलर की बात शाओ को कुछ खास समझ नहीं आती है और याओ उसे सारी बात सुनने भी नहीं देती। मौसम खराब होने की वजह से वो तीनों एक होटल में स्टे करते हैं जहाँ याओ बारिश में भीग रही थी और शाओ आकर उसके पास पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही। याओ और शाओ दोनों ही इस बात से परेशान थे कि कैसे वो दोनों फॉक्स डीमन एक दूसरे के प्यार में अपनी जान से चले गए। याओ को भी शाओ से प्यार हो गया था, तो वो सोचती है कि क्यों ना वो दोनों भी किसी केव में ऐसे फंस कर जान से चले जाते, तो इसके बाद वो भी आफ्टर लाइफ में रह सकते थे। पर शाओ के मन में तो अभी भी ये डर है कि याओ एक डीमन है तो वो उससे प्यार नहीं कर सकता, पर वो उसकी आंखों में आंसू देखकर थोड़ी देर के लिए खुद को शांत कर लेता है। यहाँ याओ शाओ के साथ उस माउंटेन पर जाना चाहती थी जहाँ पे काफी सारे राइटियस पीपल मौजूद थे। तो शाओ को डर था कि कहीं अपने सामने उस डीमन को देखने के बाद यानी कि याओ को देखने के बाद वो सभी उस पर अटैक न कर दे, इसलिए वो उसे ले जाने से मना कर देता है। वापस जाते हुए वो याओ से कह रहा था कि उसे कभी भी अपनी जान देने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये सारी बातें दूर से याओ की आंट सुन रही थी, तो वो शाओ पर अटैक कर देती है, पर याओ उसे रोकते हुए कह रही थी कि वो यहाँ किस लिए आई है, जिसपे आंट याओ को अपने साथ ले जाती है क्योंकि उसके फादर ने उसे बुलाया। नेक्स्ट मॉर्निंग होटल का बिल पे करते हुए शाओ को पता लगता है कि याओ ने बिल पे कर दिया है, साथ ही वो अपने आंट के साथ रात को ही निकल गई थी। ये जानकर उसे थोड़ा सुकून लगता है कि चलो अब वो सेफ है। मॉन्क को लग रहा था कि शाओ शायद याओ को पसंद करता है, तो वो उसे उसके पीछे जाने को कहता है, पर शाओ का कहना था कि अभी सही वक्त नहीं है और वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। शाओ अपने माउंटेन जाने के सफर पर निकल जाता है, जहाँ वो थका हारा माउंटेन तक पहुँचता है तो उसे वहाँ काफी सारे डीमंस और ह्यूमंस फाइट करते हुए दिखते हैं। यहाँ उसे न्यान और उसके डीमंस का झुंड भी दिखता है जो कि उसके पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो के। शाओ तो उनके साथ फाइट कर ही रहा था कि तभी उसके पास अपने सेक्ट के स्टूडेंट्स आ जाते हैं और वो सारे स्टूडेंट्स मिलकर एक एक करके उन डीमंस के साथ फाइट करके उन्हें हराने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ वो डीमंस उन सभी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आसपास फॉग क्रिएट करके एक एक करके फाइट करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच डीमन लीडर जब शाओ पर हावी होने वाला था, तभी शाओ का वो वेपन उसके ब्लड को स्टक करके उसकी एनर्जी ज्यादा एक्सट्रीम कर देता है। इसके बाद फाइट के दौरान शाओ का वो वेपन उस डीमन लीडर की पूरी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो सारी पावर हमारे शाओ के अंदर ट्रांसफर हो रही थी। इससे पहले कि ये सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स्ट हो पाती, वहाँ पर सेक्ट लीडर आ जाते हैं, जिसे वहाँ देखने के बाद वो सभी डीमन वहाँ से भाग गए थे। यहाँ उस डीमन लीडर की पावर एब्जॉर्ब करने की वजह से हमारे शाओ की बॉडी में अजीब सी फीलिंग आ रही थी। शाओ को सही सलामत देखने के बाद उसके सेक्ट के लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। तभी वहाँ पर शाओ को लिन नजर आता है जो कि उसे पीटते हुए कहता है कि बदतमीज लड़के कहाँ चले गए थे, हमें तो लगा था कि हमने ऑलमोस्ट तुम्हें खो दिया। लिन के इस बिहेवियर से हमें पता लगता है कि वो शाओ को कितना अच्छा दोस्त मानता है। शाओ को लिंग और सीनियर की साथ में नजर आते हैं, तो उससे लिन से पता लगता है कि इन दोनों की सगाई हो गई है, अब ये दोनों शादी करने वाले हैं। शाओ के मन में लिंग के लिए फीलिंग्स थी, तो ये जानने के बाद उसका गुस्सा बढ़ने लगता है और उसकी बॉडी से एक्सट्रीम अमाउंट में वो एविल पावर रिलीज हो रही थी और उसका ऑरा देखकर हमारा लिन भी डर जाता है। यहाँ शाओ का एग्रेशन काफी ज्यादा बढ़ चुका था। शाओ गुस्से में सीनियर की को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर रास्ते में एक दूसरे डिसाइपल आने की वजह से वो उस पर अटैक करने जाता है, पर तभी वहाँ उसके सेक्ट लीडर आकर उसे दूर फेंक देते हैं। इस अटैक से हिट होने की वजह से हमारा शाओ अपने सेंसेस में वापस आ गया था और वो घुटने टेक कर अपनी गलती मान चुका था। उसकी ऐसी हालत देखने के बाद बच्चे डरने लगते हैं कि क्या इसके ऊपर डिमोनिक पावर आ गई है। वहीं लिन उन्हें सबसे प्रोटेक्ट करने लगता है, पर सीनियर शाओ उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। इधर सेक्ट एल्डर शाओ से ये कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं कि मैं एक ऐसे स्टूडेंट को सिखा रहा था जो अपने सीनियर पर हाथ उठाने की हिम्मत कर सकता है। उनके वहाँ से जाने के बावजूद भी शाओ वहीं वैसा ही बैठा हुआ था ताकि वो सजा भुगत सके। तभी उसके पास शुए की आती है जिसे वो इमेजिन कर रहा था और वो उसे हौसला देने लगती है कि चाहे सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो, पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। शाओ को वहीं बैठे बैठे रात हो जाती है और यहाँ ये चीजें दूर से लिन देख रहा था, उसे भी अपने दोस्त के लिए बुरा लगता है। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है और वहाँ पर याओ आ जाती है छाता लेकर। याओ को वहाँ देखने के बाद शाओ कह रहा था कि तुम यहाँ हो, यहाँ तो खतरा
खतरा ज्यादा है, कोई भी तुम्हें हर्ट कर सकता है। पर वो तो वहाँ उसके साथ बैठते हुए कह रही थी कि देखती हूँ कि कौन हर्ट करता है मुझे। शाओ याओ से पूछ रहा था कि मुझे लगता है कि तुम किसी डीमन फैमिली की एक क्वीन हो, तो तुम मेरे जैसे ऑर्डिनरी स्टूडेंट के लिए यहाँ क्या करने आई हो। याओ तो यहाँ इनडायरेक्टली अपनी फीलिंग्स के बारे में कन्फेस कर रही थी, पर शाओ को कुछ समझ ही नहीं आता। साथ ही वो बातों बातों में हमारी याओ से झगड़ा कर लेता है, जिसकी वजह से वो उसे वहाँ से छोड़ते हुए चली जाती है। शाओ को अपनी मर्जी से अपनी सजा कंप्लीट करते करते सुबह हो गई थी और सेक्ट लीडर उसके पास आकर इससे खुश होकर उसे समझाने लगते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो और ये ऑब्वियस था, पर अब तुम्हें इस बात को भूलकर आगे बढ़ना होगा क्योंकि लिंग अब किसी और को पसंद करती है। तो ये बात शाओ मान गया था। इसके बाद सेक्ट लीडर के कहने पर सारे के सारे स्टूडेंट्स डीमन को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते भर में शाओ को अपसेट देखने के बाद लिंग उसे खुश करने के लिए अपने साथ कहीं दूर ले जाने लगती है और इस वजह से वो लोग अपनी अपनी टीम से बिछड़ जाते हैं। उन्हें आगे बढ़ते हुए अपने सामने एक केव नजर आता है और उसके अंदर जाने पर उन्हें लग रहा था कि शायद यहाँ कोई मॉन्स्टर होगा, पर कोई मॉन्स्टर ना नजर आने पर वो सोचते हैं कि शायद ये एक नॉर्मल केव है, तो वो इसे एक्सप्लोर करने लगते हैं। पर तभी वहाँ उन्हें सारे डीमंस एक साथ मीटिंग करते हुए दिखाए जा रहे थे, जहाँ याओ भी मौजूद थी। यहाँ सारे डीमंस एक तरीके के बीस्ट को ढूंढने आए थे और वो नहीं मिलता तो ये सारे डीमंस आपस में बहस करना शुरू कर देते हैं। उन्हें तो लग रहा था कि शायद याओ के फादर ने जानबूझ के इन डीमंस को इकट्ठा किया है ताकि वो ह्यूमंस के हाथों इन्हें वहाँ मरवा सके, और इन सबको भड़काने का काम कर रहा था वहाँ पर एक मास्क डीमन, जिसकी बातों से हमारे याओ को ऐसा लगता है कि शायद ये एक ह्यूमन हो सकता है। तो वो उस पर अटैक करके देखती है और उसकी फॉर्मेशन और स्वॉर्ड को देखने के बाद इसे पता लग जाता है कि ये किंग यून सेक्ट से बिलोंग करता है। वो सभी के सभी उसे मारने के लिए पीछे दौड़ जाते हैं। ये देखने के बाद शाओ और लिंग भी उस बंदे की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। फाइट करते हुए याओ अपने एक मैजिक वेपन का यूज कर रही थी, जिससे उसकी सारी स्पिरिचुअल पावर खत्म हो जाती है और ये मास्क मैन उस पर अटैक करने ही वाला था कि उससे पहले ही उसके फादर आकर उसे बचा लेते हैं। यहाँ यीकाई नाम का ये स्टूडेंट घायल हो गया था, तो ये देखकर लिंग उस बंदे के साथ फाइट करने जाने वाली थी, तो वो उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि ये एक डीमन सेक्ट का लीडर है जिसका नाम गोस्ट किंग है, तो तुम इससे लड़ नहीं सकती। दूसरी तरफ याओ के फादर उसे डांट रहे थे कि तुम मैडम जिंगलिंग का ये बेल्ट यूज करना बंद करो, वरना ये बैकफायर कर सकता है। गोस्ट किंग को वहाँ देखने के बाद सब लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वान को वहाँ देखने के बाद शाओ को काफी अजीब लग रहा था। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो शाओ को यहाँ बातों बातों में पता लग जाता है कि वान असल में याओ का फादर है। इधर वो दूसरा स्टूडेंट इन दोनों से वापस जाने को कह रहा था क्योंकि वान काफी ज्यादा पावरफुल है, एक डीमन सेक्ट का लीडर है, तो ये दोनों उसके साथ फाइट नहीं कर सकते। वान ये देख के इम्प्रेस हो जाता है कि चलो कोई तो है जो उसके साथ फाइट करने को लेकर इतना ज्यादा सीरियस है, वरना एक डीमन सेक्ट का लीडर होने की वजह से कोई भी उसके साथ फाइट करने के लिए जल्दी मानता नहीं है। ये बात सुनने के बाद लिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। शाओ के शांत कराने पर भी वो चुप नहीं होती और यहाँ दूसरी तरफ याओ को जेलसी हो रही थी और वो जेलसी में उसके साथ फाइट स्टार्ट कर देती है। इसी फाइट के दौरान हमें पता लगता है कि लिन असल में याओ से काफी ज्यादा कमजोर है, इसलिए फाइट के दौरान उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो दूसरा वाला स्टूडेंट आ जाता है। ये ज्यादा पावरफुल होने की वजह से याओ को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा था, तो ये देखकर डीमन लीडर को आगे आना पड़ रहा था। डीमन लीडर शाओ से कहता है कि तुमने मेरी बेटी की जान बचाई थी जब तुम दोनों केव में फंस गए थे, तो इस वजह से मैं यहाँ तुम तीनों को जाने देता हूँ, पर याद रखना वापस जाने के बाद तुम्हारे सेक्ट के लोग काफी ज्यादा तुम्हें बुरा भला बोलेंगे क्योंकि तुम मुझे जानते हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे सेक्ट को ज्वाइन कर लो और याओ के साथ हमेशा खुशी से रहो। पर शाओ का तो हमें पता है कि वो डीमन से कितनी ज्यादा नफरत करता है, तो उसका जवाब अभी भी यही होता है कि वो ये सेक्ट ज्वाइन नहीं करेगा। पर वान जानता था कि कभी ना कभी शाओ को उसकी जरूरत जरूर पड़ेगी। दूसरी तरफ ये सीनियर इन दोनों को अपने साथ लेकर वापस जाने लगता है, जहाँ जाते हुए शाओ की नजर याओ पर थी। इसके बाद हमें ड्रैगन स्वॉर्ड वैले, दाजू पीक और टियानियन टेम्पल के बीच में एक मीटिंग को दिखाया जाता है। यहाँ वो सभी ये डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें जल्द से जल्द उन डीमंस के ऊपर अटैक कर देना चाहिए, जिसके लिए दाजू पीक के लीडर बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। पर ड्रैगन स्वॉर्ड वैले और टियानियन टेम्पल के लोग इस बात के लिए रेडी हो जाते हैं, तो उन्हें ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है। दूसरी तरफ यहाँ पर किंग यून सेक्ट का आया वो मैसेंजर दाजू पीक के लीडर को शाओ के बारे में ये बता रहा था कि वो काफी दिनों से उस पर नजर रख रहा था, जिससे उसे पता लगा कि गोस्ट किंग की बेटी बी याओ और हमारे शाओ के बीच में कोई रिलेशन है जो आगे चल के उसके लिए खतरा साबित हो सकता है। तो इस बात को सुनने के बाद सेक्ट लीडर कहते हैं कि अच्छा वो आपने ये बात किसी और को नहीं बताई। साथ ही वो डिसाइड करते हैं कि वो इस बारे में शाओ से खुद बात करेंगे। इधर सेक्ट लीडर ये बात अपनी वाइफ से डिस्कस कर रहे थे, जहाँ उन्हें शाओ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर उनकी वाइफ उन्हें शांत कराते हुए कहती है कि तुम्हें शाओ से आराम से बात करनी चाहिए, क्या पता हम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ हो ही ना। तो ये सुनकर वो रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें शाओ को दिखाया जाता है जो जंगल में घूम रहा था और उसके ऊपर पॉइजन डीमन सेक्ट का एक एल्डर अटैक कर देता है। ये डीमन शाओ पर इसलिए अटैक कर रहा था क्योंकि केव में जिस बंदे को हमारे शाओ ने मारा ये उसका मास्टर है, तो ये भी अपने काफी डिमोनिक पावर से हमारे शाओ पर अटैक कर रहा था, जिसके बार बार अटैक करने की वजह से शाओ इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि उसकी स्टिक भी डिमोनिक पावर रिलीज करते हुए उस बंदे को मारने वाली थी। ये फाइट ज्यादा इंटेंस हो पाती
थी कि तभी वहाँ सेक्ट लीडर आ जाते हैं, जिन्हें श्याओ को प्रोटेक्ट करता देखकर वो पॉइजन सेक्ट का लीडर कह रहा था कि श्याओ ने मेरे स्टूडेंट को मारा है, इसलिए इसे मेरे हवाले कर दो। पर एल्डर उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसके साथ फाइट करने लगते हैं, जहाँ दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल थे। सेक्ट लीडर अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस पॉइजन सेक्ट के एल्डर के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यहाँ सेक्ट लीडर अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करके अपने पास एक थंडर ड्रैगन स्पिरिट निकालते हैं, जिसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये पॉइजन सेक्ट का लीडर बुरी तरीके से घायल हो जाता है। बाकी सारे सेक्ट के लोगों को वहाँ आता देखकर वो वहाँ से भाग गया था, पर ये लोग उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में वान को दिखाया जाता है, जो कि एक समुद्र की साइड पर एक रिचुअल परफॉर्म कर रहा था, जहाँ 3 सोल का सेक्रीफाइस देने के बाद वो समुद्र से कुछ पिलर्स को बाहर निकालता है। इधर हमें दाजो साइड के लोगों को दिखाया जाता है, जो उस पॉइजन सेक्ट के लीडर का पीछा करते हुए एक खाली फॉरेस्ट एरिया में आ जाते हैं, जहाँ जाने पर उन पर काफी सारे तीरों से अटैक होना शुरू हो गया था। इन अटैक से बचते हुए सेक्ट लीडर उस जंगल को आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से काफी सारे डीमंस आकर उन पर अटैक करना शुरू कर चुके थे। पर सेक्ट लीडर और उनकी वाइफ मिलकर उन सभी को मार डालते हैं। उनके मरने के बाद वहाँ पर पॉइजनस गैस रिलीज होना शुरू हो जाती है, जिसे सेक्ट लीडर अपने स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से दूर कर चुके थे। देखते ही देखते वहाँ पर डीमन साइड के काफी सारे एल्डर्स आ जाते हैं और यहाँ याओ की आंट भी मौजूद थी, और फिर इन सभी के बीच में एक इंटेंस लेवल की फाइट होना शुरू हो जाती है, जहाँ याओ की आंट याओ के साथ फाइट करते हुए उसे वहाँ से भागने को कहती है, पर वो भागता नहीं है और उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर हमारा लिन आ जाता है। लिन के साथ फाइट करते हुए उसकी स्वॉर्ड को देखकर दोनों एल्डर काफी ज्यादा हैरान होकर उससे पूछ रहे थे कि ये स्वॉर्ड किसकी है, पर लिन उन्हें कुछ नहीं बताता, बल्कि उनके साथ फाइट को कंटिन्यू रखता है। सभी एल्डर्स की सभी डीमंस के साथ फाइट के दौरान हमारे सेक्ट लीडर को कुछ हलचल सुनाई देती है और वो श्याओ को कुछ स्टूडेंट के साथ उस जगह का जाकर जायजा लेने को कहते हैं। तो श्याओ अपने साथ कुछ सीनियर्स को लेकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उनके पीछे 2 डीमंस पड़ गए थे, जो उनके रास्ते में काफी सारी मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ नियान भी मौजूद था, जो एक फॉर्मेशन बनाकर फिर से उनके वेपन को कर्स करने की कोशिश करता है। श्याओ उसे संभालने लग गया था और बाकी तीनों आगे बढ़ने लगते हैं, पर ये तीनों के तीनों डीमन हमारे श्याओ पर भारी पड़ने लगते हैं। तो उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर शुई की आ जाती है। श्याओ तो उसे थैंक यू बोल रहा था उसकी जान बचाने के लिए। यहाँ डीमंस की फाइट के दौरान नियान आकर अपने साथियों को बताता है कि श्याओ और उसकी टीम बीच साइड पर गई है। वो सभी इस बात से काफी ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें वहाँ से भागता देखकर सभी के सभी एल्डर्स उनके पीछे जाने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ गोस्ट किंग को दिखाया जाता है, जो एक बीस्ट को समन करने वाला था, और ये सभी स्टूडेंट उसे डिस्टर्ब ना करे इसलिए वो इन्हें बैरियर में ट्रैप कर देता है। और दूसरी तरफ उन पिलर्स की हेल्प से एक फॉर्मेशन क्रिएट करके वो एक काफी पावरफुल सी ड्रैगन को रोकने की कोशिश कर रहा था। ये सभी स्टूडेंट श्याओ समेत उस बैरियर को तोड़कर वैन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर वो खुद ही इन सभी पर भारी पड़ने लगता है। तभी वहाँ पर सारे एल्डर्स आ जाते हैं जो श्याओ की हेल्प कर रहे थे, पर वैन को रोकना उन सभी के लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। यहाँ लिंग अपने रिबन की हेल्प से वहाँ पर मौजूद एक पिलर को हटा देती है। उस पिलर के गिरने की वजह से ये बीस्ट आउट ऑफ कंट्रोल होकर लिंग पर अटैक करने वाला था। तो श्याओ आगे आकर एक बैरियर बनाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता, क्योंकि ये बीस्ट सच में काफी ज्यादा पावरफुल था। यहाँ गोस्ट किंग भी उस बीस्ट के अटैक से घायल हो गया था और बाकी सारे एल्डर्स को समझ नहीं आता कि क्या करना है। तभी अचानक से श्याओ की स्टिक एक्टिवेट हो जाती है और उसके अंदर से डिमोनिक पावर रिलीज होना शुरू हो जाता है। ये पावर उस ड्रैगन के ब्लड को एब्जॉर्व कर रहा था, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोगों को पता लग जाता है कि ये ब्लड स्ट्राइकिंग बीड है। साथ ही श्याओ को याद आता है कि उसने जो केव में वो पोयम पढ़ी थी वो कोई पोयम नहीं बल्कि एक मंत्र है, और जब वो उस मंत्र की चैंटिंग करता है तो वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट हो गई थी, जिसको देखकर टियानियन टेंपल के लोग समझ जाते हैं कि एक बुद्धा टेक्निक है जो कि उनके सेक्ट में परफॉर्म की जाती है, पर उन्हें समझ नहीं आता कि ये श्याओ को कैसे पता लगी। डीमन कल्ट के लोगों का भी यही कहना था कि श्याओ को ये टेक्निक कैसे पता लगी। श्याओ के इतने खतरनाक टेक्निक परफॉर्म करने के बावजूद भी वो उस बीस्ट को सिर्फ थोड़ा सा ही घायल कर पाता है और उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। तभी वहाँ पर टियानियन टेंपल के एल्डर्स आकर उस पर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, पर बाकी सभी एल्डर्स के समझाने पर वो फिलहाल उस बीस्ट पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ वान काफी ज्यादा घायल होने के बावजूद भी उस बीस्ट को कंट्रोल करने के लिए वहाँ जाने लगता है। तो सभी डीमंस उसके इस प्रोसेस को कोई डिस्टर्ब ना करे इसलिए ह्यूमंस के साथ फाइट करने चले जाते हैं। उन सभी की काफी इंटेंस फाइट के दौरान यहाँ वान अपनी ब्लड का सेक्रीफाइस करके फाइनली उस ड्रैगन बीस्ट को अपने कंट्रोल में ले लेता है, और ये देखकर सभी सेक्ट वाले वहाँ से भाग जाते हैं। वापस जाने के बाद सभी एल्डर्स के बीच में श्याओ को लेकर बहस होने लगती है, जहाँ सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए सेक्ट लीडर सोचते हैं कि क्यों ना एक मीटिंग में हमारे श्याओ को बुलाकर उससे सवाल किया जाए। श्याओ के होश में आने के बाद लिन उसे बताता है कि उसे ट्रायल के लिए बुलाया जा रहा है, और जब वो वहाँ से जा रहा था तो वो ओल्ड फॉर्च्यून टेलर अपनी पोती के साथ उसके बारे में डिस्कस कर रहा था, जिसे बिया ने सुन लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें याओ को दिखाया जाता है, जो कि अपने सेक्ट से निकलने की कोशिश करी थी, पर उसकी आंट कहती है कि एक बार कंफर्म तो कर लो कि क्या तुम उस लड़के से सच में प्यार करती हो। दूसरी तरफ हमें डीमन साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गोस्ट किंग के आसपास काफी सारे डेमोनिक एल्डर आकर एक और रिचुअल परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में टियानियन टेंपल के सेक्ट लीडर पोंग को दिखाया जाता है, जो कि किंगयुन सेक्ट के सेक्ट लीडर के साथ मीटिंग करने आए थे श्याओ को लेकर। तभी वहाँ पर एक खतरनाक बंदा, जो कि फेंगशियान वैली का एक गुंडा टाइप का है, उसका नाम शेंगवान है, वो भी श्याओ से इसी बात का पता लगाने आया था कि क्या उसके पास वो ट्रेजर है या नहीं, जो फॉक्स डीमन ने उनसे चुरा लिया था। मैटर की गंभीरता देखने के बाद सारे एल्डर्स परेशान हो रहे थे। यहाँ दूसरी तरफ गोस्ट किंग को दिखाया जाता है, जिसके पास पॉइजन सेक्ट के चीफ एल्डर आकर उन्हें पॉइजन देने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि वैन इतनी बड़ी आर्मी को लीड करे
पर वैन उनकी ये बात समझते हुए उन्हें ऑफर करा था, पर वो काफी काइंडली इस बात को रिजेक्ट कर देते हैं। यहाँ हमें वैन की बॉडी में वही पॉइजनस इंसेक्ट घूमते हुए दिखाई देता है, तो वैन उस इंसेक्ट को मारने की धमकी देते हुए उस एल्डर को अपनी तरफ कर लेता है, जहाँ थोड़ी सी लालच मिलने पर वो एल्डर वैन के साइड हो गए थे। इधर श्याओ के पास डैरेन आकर सारी सिचुएशन समझाता है, जिसकी वजह से श्याओ काफी ज्यादा अपसेट हो गया था। वो बैम्बू फॉरेस्ट में घूमने लगा था तो उसके पास याओ आती है, जहाँ याओ से बात करते हुए फाइनली श्याओ को रियलाइज हो जाता है कि याओ उससे प्यार करती है। इस बात का पता लगने पर वो उसे गले से लगा लेता है। यहाँ श्याओ याओ को ये बताता है कि वो लिंग से कितना ज्यादा प्यार करता है, जिसकी वजह से वो उसके लिए किसी भी मुसीबत में जा सकता है। और यहाँ याओ के ख्याल भी श्याओ को लेकर कुछ यही थे। श्याओ के वापस जाने से पहले याओ उससे पूछती है कि तुमने वेल में किसका चेहरा देखा था, तो वो उसकी बात को ये कहते हुए टाल देता है कि हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो जरूर बताऊंगा। इसके बाद हमें दाओ शियान को एक टेंपल में जाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ का मॉन्क उसे काफी बुरा भला बोलकर वापस भेज रहा था। इन दोनों की बातों से ऐसा लगता है कि दाओ शियान ने पास्ट में कुछ काफी बड़ी गलती की है। दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड गोस्ट किंग को दिखाया जाता है, जिसने अपनी आर्मी तैयार कर ली थी और अब वो सभी मिलकर किंग यून सेट पर अटैक करने वाले थे। याओ को इन सबसे कोई मतलब नहीं था, उसे तो बस श्याओ की जान बचानी थी। इधर ड्रैगन स्वॉर्ड वाले के एल्डर को दिखाया जाता है, जो रूल्स पढ़ते हुए ये समझ जाते हैं कि उन्हें श्याओ को क्या सजा सुनानी है। अब वो काफी सारे गार्ड्स को इकट्ठा करते हुए पैलेस की रखवाली बढ़ाने को कह देते हैं, जिसकी वजह से वो सेक्ट के एंट्रेंस के सारे गार्ड्स को हटा चुका था। इधर श्याओ अपने ट्रायल के लिए जाने लगता है। दूसरी तरफ हमें गोस्ट किंग को दिखाया गया था, जो अपनी आर्मी लेकर किंग यून सेट के बाहर पहुंच जाता है। वो वहाँ पर मौजूद बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, पर कर नहीं पाता। तभी वहाँ पर पॉइजन सेक्ट के एल्डर आकर उस बैरियर को काफी इजीली खोल देते हैं, ये कहते हुए कि मेरे दोस्त ने मुझे बहुत पहले सिखाया था। इधर हमारे श्याओ का ट्रायल स्टार्ट हो जाता है और सभी के सभी एल्डर्स उसके ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं, जहाँ वो उससे पूछ रहे थे कि आखिर उसे वो टेक्निक कहाँ से सीखने को मिली, जो कि तियानमेन टेंपल की काफी सीक्रेट टेक्निक है। श्याओ को लग रहा था कि अगर वो उस टेक्निक के बारे में बता देगा तो उसके मास्टर के बारे में भी सबको पता लग जाएगा, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। और ये देखने के बाद सब लोग उस पे स्पाई होने का इल्जाम लगा देते हैं। श्याओ खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था, पर उसके पास कोई वर्ड्स नहीं थे, इसलिए किसी को उस पर यकीन नहीं होता। शेंग वान यहाँ श्याओ के वेपन को भी डिमोनिक कल्ट का वेपन कह देता है, जिस पर श्याओ का ये कहना था कि उसका वेपन बेशक डिमोनिक हो, लेकिन उसने हमेशा इसे डीमन के खिलाफ यूज किया है। पर वो लोग तो उसका रिश्ता याओ के साथ जोड़ते हुए उसे और भी ज्यादा बुरा भला बोलने लगते हैं। सभी एल्डर के प्रेशर देने के बाद दाओ शुआन श्याओ को काफी खतरनाक सजा सुनाता है, जिसमें उसके ऊपर लाइटनिंग बरसने वाली थी। ये सजा सुनने के बाद शुए की आगे आते हुए हमारे श्याओ को डिफेंड करने लगती है, ये कहते हुए कि अगर ये गलत निकला तो मैं भी अपनी जान देने को तैयार हूँ। ये देखकर लिन भी आगे आ जाता है और ऐसे करते करते सभी स्टूडेंट्स आगे आ जाते हैं। पर तब तक दाओ शुआन को अपने मैसेंजर से इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि सारे के सारे डीमंस उनके सेक्ट के अंदर आ चुके हैं। एक बार बाहर जाकर कन्फर्म करने के बाद दाओ शुआन काफी ज्यादा गुस्से में अंदर आते हैं। उन्हें तो लग रहा था कि ये काम हमारे श्याओ का है, तो वो उसकी स्टिक को उठाते हुए उसे और भी ज्यादा बड़ी सजा सुनाने वाले थे। इधर उस स्टिक में से वो जहरीला इंसेक्ट निकलकर उनकी बॉडी में घुस जाता है, जिसकी काटने की वजह से उनके हाथ सुन पड़ गए थे। यहाँ भी सबको लग रहा था कि ये काम श्याओ का है, पर ये काम और किसी का नहीं बल्कि ड्रैगन स्वॉर्ड वाले के एल्डर का था, जो दाओ शुआन को चाकू से मार के घायल कर चुके थे। इसके बाद हमें सेक्ट के स्टूडेंट को दिखाया जाता है, जो वहाँ पर एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाकर बाकी सभी डीमंस को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, पर उनमें से एक डीमन उन सभी को घायल कर देता है। पैलेस के अंदर सभी को पता लग गया था कि स्वॉर्ड वाले के एल्डर ही डीमंस के साथ मिले हुए हैं और उन्होंने डीमंस की आर्मी को यहाँ बुलाया, क्योंकि वो दाओ शुआन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। उनके अकॉर्डिंग सालों पहले जिसको चीफ एल्डर बनना चाहिए था वो मर चुका है, और वो पर्सन इनका सीनियर था जिसकी ये काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे। इस वजह से इस गुस्से में वो किंग यून सेट से बदला लेने के लिए डीमंस के साथ जुड़ गए। दाओ शुआन को पता लगता है कि सारे डीमंस पैलेस के अंदर आ गए हैं, तो ये देखने के बाद वो अपने सीक्रेट वेपन को लेने वहाँ से चले जाते हैं। उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पीछे पीछे मास्टर फोंग भी जा रहे थे। ये देखकर शेंग वान भी उनके पीछे निकल जाता है। सारे के सारे एल्डर्स कुछ स्टूडेंट्स को भी भेज देते हैं ताकि वो सेक्ट लीडर को प्रोटेक्ट कर सके। रास्ते में एल्डर फोंग पर शेंग वान अटैक कर देता है और फिर वो अपना मैजिकल वेपन लेकर पहुंच जाता है दाओ शुआन के पास, जहाँ जिनसे फाइट करते हुए उन्हें पता लग गया था कि ये असल में एक डीमन है। तब तक वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स भी पहुंच जाते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। दाओ शुआन वेपन लेने जाने लगता है और स्टूडेंट उसे संभाल रहे थे। दूसरी तरफ पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी सेक्ट लीडर और डीमंस के बीच में फाइट हो रही थी। इधर वो शेंग वान नाम का डीमन हमारे श्याओ को हर्ट करने ही वाला था। दूसरी तरफ दाजू सेक्ट के लीडर और ड्रैगन स्वॉर्ड वाले के लीडर आपस में फाइट करने लगते हैं। तभी यहाँ पर उस एल्डर की एंट्री होती है जो उस टेंपल में मौजूद था। वो आते ही इन डीमंस पर काफी पावरफुल अटैक करके इन्हें घायल कर देता है। वो लिन से कह रहा था कि तुम्हारी स्वॉर्ड काफी ज्यादा अमेजिंग है, पर तुम्हें इसे अच्छे से चलाना नहीं आता, और फिर वो उसकी स्वॉर्ड की हेल्प से इन सभी को काफी इजिली मारने वाला था। मरने से पहले उस डीमन को पता लग जाता है कि असल में ये वही सीनियर है जिसके बारे में ड्रैगन स्वॉर्ड वाले के एल्डर बात कर रहे थे। दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड गोस्ट किंग वहाँ पहुंच जाता है, जो काफी सारी आर्मीज के साथ अकेले फाइट कर रहा था। इधर दूर से हमें सीनियर को दिखाया जाता है, जो कि लिन से कह रहे थे कि अगर चीफ लीडर वापस आए तो उन्हें बताना कि टेंपल से एक बंदा आया था। तभी उन्हें दूर से कहीं लाइटनिंग दिखाई देती है। इस तरीके की काफी पावरफुल फॉर्मेशन देखने के बाद वो कह रहे थे कि लगता है एंशिएंट स्वॉर्ड एक्टिवेट हो गई है, तुम काफी लकी हो जो तुम इसे देख पा रहे हो। इधर आसपास के सभी लोगों को पता लग गया था कि एंशिएंट स्वॉर्ड एक्टिवेट हो गई है। उसके स्पिरिचुअल ऑरा से सभी डीमंस काफी दूर जाकर गिर रहे थे और इससे शॉक को भी प्रॉब्लम होती है। ये फॉर्मेशन इतना बड़ा और इतना पावरफुल था, इस एंशिएंट स्वॉर्ड को देखने के बाद काफी पुराने
पुराने डीमंस भी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने ये सिर्फ कहानियों में सुना था, पर ये रियल में काफी ज्यादा अमेजिंग है। उन्हें नहीं पता था कि सेक्ट लीडर इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि उन्होंने स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लिया। इस स्वॉर्ड की फॉर्मेशन इतनी ज्यादा अमेजिंग थी कि एक साथ काफी सारे स्वॉर्ड की बारिश होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एक एक करके डीमंस मरने लगते हैं। डीमन किंग अपनी आर्मी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फर्नेस बैरियर बनाने की कोशिश कर रहा था, पर दाओ शुआन के एक स्वॉर्ड स्लैश से ही उसका वेपन टूट जाता है और वो भी काफी बुरी तरीके से घायल होकर वहाँ से भाग गया था, क्योंकि उसे पता लग गया था कि वो इनसे नहीं जीत सकता। इधर इस अटैक की वजह से सारी की सारी डीमंस आर्मी धराशायी हो जाती है। ये फाइट रुकने के बाद दाओ शुआन को दाजू पीक के सेक्ट एल्डर से पता लगता है कि उनके काफी सारे स्टूडेंट्स मर चुके हैं, साथ ही पीक एल्डर्स की भी जान जा चुकी है। यहाँ दाओ शुआन और मॉन्क्स मिलकर शाओ से ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो क्या सच्चाई छुपाने की कोशिश कर रहा है, पर शाओ उनके आगे मुंह नहीं खोलता। तभी उनके विलेज का वो पागल इंसान वहाँ पर मौजूद मॉन्क को देखकर कोस्ट कोस्ट चिल्लाना शुरू कर देता है। ये देखने के बाद लिन को लग रहा था कि उनके विलेज को डिस्ट्रॉय करने के पीछे इन मॉन्क्स का हाथ है, और ये बात टियानियन टेम्पल के चीफ एल्डर फोंग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उनके विलेज को डिस्ट्रॉय करने वाला असल में उनके टेम्पल का एक मॉन्क था। दूसरी तरफ हमें डीमन कल के लोगों को दिखाया जाता है। वो सभी ड्रैगन स्वॉर्ड वैले के एल्डर से सवाल कर रहे थे कि उन्होंने तो कहा था कि चीफ एल्डर उस एंशिएंट स्वॉर्ड को यूज नहीं कर सकते, फिर उन्होंने उस फॉर्मेशन को कैसे एक्टिवेट किया। जिस पे ड्रैगन स्वॉर्ड वैले के एल्डर उन्हें बताते हैं कि मुझे नहीं पता था कि स्वॉर्ड को आधी पावर के साथ भी एक्टिवेट किया जा सकता है, पर ऐसा करने की वजह से चीफ एल्डर खुद खतरे में पड़ गए होंगे, क्योंकि ये एंशिएंट स्वॉर्ड एक तरीके का एंशिएंट हेवनली वेपन है जो कम पावर के साथ यूज करने पर उसे काउंटर बैक करती है। यहाँ डीमन किंग को पता लग गया था कि बी याओ अभी भी वहीं मौजूद है, तो वो अपनी आर्मी को फिर से रेडी करता है ताकि वो फिर से अटैक कर सके। दूसरी तरफ हमें एल्डर फोंग को दिखाया जाता है, जो ये बात एक्सेप्ट कर लेते हैं कि शियाओ के टीचर फूजी उनके जूनियर थे, जो कि सालों पहले डिमोनिक कल्टीवेशन और टियानियन टेम्पल की कल्टीवेशन के साथ साथ किंगयुन साइड की कल्टीवेशन को भी परफॉर्म करना चाहते थे, पर उस वक्त किंगयुन साइड के एल्डर दाओ शुआन ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया था। तो उन्हें लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है, तो वो अपनी शरण लेने के लिए उसी टेम्पल में गए थे जहाँ शियाओ का गाँव मौजूद था, पर वहीं रहते में उनके साथ वो हादसा हो गया और उन्होंने शियाओ में अपनी पावर को ट्रांसफर कर दिया। अब वो इमॉर्टैलिटी की उस गुत्थी को सुलझाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शियाओ को किंगयुन साइड में भेजने के लिए शियाओ के पूरे गाँव को डिस्ट्रॉय कर दिया। ऐसा उन्होंने होश में नहीं किया था, बल्कि डिमोनिक मेथड प्रैक्टिस करने की वजह से उनके सेंसेस काम नहीं कर रहे थे, और ये सारी की सारी कन्फेशन उन्होंने अपने मास्टर के आगे की थी, पर उस वक्त उनके मास्टर ने इस बात को किसी को नहीं बताया। ये सारी बातें सुनने के बाद हमारे शियाओ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि इतने सालों से वो जिस मास्टर की बातों को प्रोटेक्ट कर रहा था और उसके मेथड को प्रैक्टिस कर रहा था, बिना सोचे समझे उन्होंने उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया, उसके पूरे गाँव को खत्म कर दिया। यहाँ चीफ फोंग के बात छुपाने की वजह से हमारा शियाओ गुस्से में आग बबूला हो जाता है। उसकी डिमोनिक पावर उसकी बॉडी से एक्सट्रीम लेवल में बाहर आ रही थी। उसके गुस्से को देखने के बाद सब लोग उसे रोकने की कोशिश करने लगते हैं, पर शियाओ काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से कोई भी उसे हैंडल नहीं कर पाता। शियाओ गुस्से में इतना ज्यादा पागल हो गया था कि एल्डर्स पर भी अटैक करना शुरू कर देता है और उसे कंट्रोल करना लगभग मुश्किल होता जा रहा था। तभी वहाँ याओ आकर उसे वहाँ से भगाते हुए ले जाने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये लोग उसे मार डालेंगे। शियाओ होश में नहीं था, तो इसलिए वो ये सोचता है कि याओ उसे प्रोटेक्ट करिए, तो वो उसके साथ चल देता है। अब तक शियाओ की बॉडी में कोई एनर्जी नहीं बची थी, तब तक उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर गोस्ट किंग आ गया था और वो उन्हें वहाँ से जाने को कह देता है। डीमन किंग यहाँ दाओ शुआन के साथ फाइट करने वाला था, ये दिखाने के लिए कि डीमंस की कल्टीवेशन इंसानों की कल्टीवेशन से बेहतर है। याओ जब शियाओ को वहाँ से ले जाने की कोशिश कर रही थी, तो शुए की आकर उसका रास्ता रोक लेती है। इसके बाद तो अब इन दोनों में भी काफी खतरनाक फाइट होने लगी थी। शियाओ को अकेला पाकर इंक मॉन्ग उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, पर शियाओ के गुस्से की वजह से उस मॉन्ग का मैजिक वेपन भी टूट जाता है। यहाँ फाइट करते करते शियाओ का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसकी डिमोनिक एनर्जी आसमान तक चली जाती है, और उसे रोकने के लिए किंगयुन साइड के काफी सारे स्टूडेंट्स को आगे आना पड़ता है। यहाँ शियाओ के खतरनाक अटैक करने की वजह से सब लोग काफी दूर जाकर गिरते हैं। दूसरी तरफ दाओ शुआन जब गोस्ट किंग को रोक नहीं पाता, तो वो वाटर किंग को वहाँ बुला लेता है, जिसकी वजह से गोस्ट किंग का उसके साथ फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। याओ शियाओ की इतनी ज्यादा खतरनाक हालत देखने के बाद उसे शांत करते हुए वहाँ से ले जाने की कोशिश कर रही थी। दाओ शुआन जब शियाओ को वहाँ से भागता देखता है, तो उसका कहना था कि वो अपनी जान पर खेल कर भी शियाओ को यहाँ से जाने नहीं देगा, क्योंकि शियाओ पर डिमोनिक पावर हावी हो गई है। इसलिए वो उसे मारने के लिए फिर से अपनी हेवनली स्वॉर्ड को बाहर निकालकर वही फॉर्मेशन बनाता है। शियाओ अपनी स्टिक की हेल्प से एक बैरियर बनाकर उन सभी स्वॉर्ड से बचने की कोशिश कर रहा था। याओ भी उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने लगती है। ये देखने के बाद दाओ शुआन एक हेवनली डिवाइन स्वॉर्ड क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो शियाओ पर अटैक करने वाले थे, पर ये देखकर याओ आगे आ जाती है। ये देखकर सभी एल्डर्स सभी डीमंस हैरान हो रहे थे, क्योंकि शियाओ के लिए याओ अपनी जान देने को तैयार थी। शियाओ एक ब्लड फॉर्मेशन बनाकर उस डिवाइन स्वॉर्ड के अटैक को रोकने की कोशिश करती है, पर इस चक्कर में उसकी जान चली गई थी। पर जाने से पहले उसकी शोल जिंगलिंग मैडम के बेल में ट्रांसफर हो जाती है। याओ की बॉडी देखने के बाद शियाओ पूरी तरीके से टूट गया था, और इसके बाद हमें गोस्ट किंग और एक वैद के बीच की कन्वर्सेशन सुनाई देती है, जो याओ की बॉडी को प्रोटेक्ट करते हुए ये कह रहे थे कि उसे बचाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि उसे सिर्फ वही ठीक कर सकता है जिसने उस स्वॉर्ड को बनाया, पर हेवनली स्वॉर्ड को क्रिएट करने वाला अब इस दुनिया में नहीं है। पर जिंगलिंग मैडम की बेल में उसकी सोल ट्रांसफर होने की वजह से उसे बचाने की एक उम्मीद
बची है जो कि विच क्लैन के लोग कंप्लीट कर सकते हैं, पर वो कहाँ है ये किसी को नहीं पता। ये सारी बातें हमारा शाओ सुन रहा था, जो याओ के पास जाकर उसे वापस जिंदा होने को कहता है। वो उससे पूछ रहा था कि आखिर याओ ने उसके लिए अपनी जान दांव पे क्यों लगाई। और यहाँ हमें फाइनली ये भी पता लग जाता है कि असल में हमारे शाओ ने वेल में जिस लड़की की तस्वीर देखी थी जिससे वो सच्चा प्यार करता है, वो और कोई नहीं बल्कि हमारी बी याओ है। और वो इस बात को इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा था क्योंकि याओ एक डीमन थी, पर उसे खोने के बाद शाओ को पता लग जाता है कि वो उसके लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ हमारे जेड डायनेस्टी का सीजन 1 होता है कंप्लीट। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। और हाँ, ज्यादा अपसेट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीजन 2 भी आ चुका है और उसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं जल्द लेकर आ जाऊंगी।